सभी को नमस्ते। सिद्धिका, अब इस तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे हम लोग। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसको ना पता नहीं क्यों स्कूल में बहुत डराया है कि डिसोल्यूशन बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। नहीं, तो डिसोल्यूशन बहुत इन लोगों ने डराया है कि डिसोल्यूशन बहुत टफ होता है। आप पूरा चैप्टर बना लीजिएगा और पूरे चैप्टर में कहीं भी एक रत्ती का डर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। आज पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे इसका, और अगर आज थ्योरी थ्योरी कंप्लीट हो गया तो अगले कल से प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे, और नहीं हुआ तो कल भी थोड़ा प्रैक्टिस थ्योरी बता के फिर शुरू करेंगे। तो एक रूल दिया था आप लोगों को, पीडीएफ फॉर्म में रूल मिला है, तो उस रूल को देखिए। अगर किसी ने प्रिंट लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, ये थ्योरी पढ़ना है इसलिए हमने कहा था कि प्रिंट मत लेना। ये ठीक है, मिला है ना? तो पढ़ा रहे हैं। जिनके पास किताब है डीके गोयल, वो किताब से देख सकते हैं, क्योंकि डीके गोयल से ही हमने कॉपी किया है, क्योंकि वहां अच्छा लिखा था तो हमने वहां से कॉपी कर लिया है। ध्यान से सुनो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मिला सबको? डिसोल्यूशन, थोड़ा इस तरफ घुमाओ, हमको टेढ़ा लग रहा है ये, थोड़ा सा इधर घुमाओ। नहीं नहीं, इधर, हाँ, आप और थोड़ा घुमाओ, आप ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये दो शब्द आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में ना। आप अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़े थे, पार्टनरशिप एक्ट डाउनलोड भी किया था, सेक्शन 39 से अब डिसोल्यूशन के बारे में वहां पे बातें मिलती हैं। और थोड़ा थोड़ा कुछ सेक्शन के बारे में यहाँ भी हम बताएंगे। बाकी डिसोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग समझेंगे। बैठो, यहीं बैठ जाओ। क्या कह रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो बातें कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले इनको अंतर समझिए। जब हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है कि हमने पुराना पार्टनरशिप को खत्म कर दिया और नया पार्टनरशिप शुरू होगा। पार्टनरशिप में जब खत्म होता है तो धंधा मेरा बंद नहीं होता, धंधा मेरा बंद भी हो सकता है, बंद नहीं होता, कंटिन्यू ही रहता है। कि भाई पुराना पार्टनरशिप में 3 लोग थे, अब उसको बदल के 4 लोग कर ले या 2 लोग हो जाएं, तो हम कभी कभी पार्टनरशिप को, पुराने पार्टनरशिप को खत्म करके नया पार्टनरशिप बनाते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पुराना डीड फाड़ देंगे और नया डीड बना लेंगे। ये इसी का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि अब ये फर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब धंधा ही बंद हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म। अंडरलाइन करके लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट and reconstruction of the firm due to the admission, retirement, death of a partner। हम कब कब अपना कंस्ट्रक्शन बदलते हैं? कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई पुराना चला जाए, किसी का डेथ हो जाए, तो हमारा जो डीड रहता है वो काम में नहीं रह जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, उस डीड को कैंसिल करते हैं और नया डीड बनाते हैं और धंधा को कंटिन्यू कर जाते हैं। Dissolution of partnership may or may not result into closing down the business and the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement। कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चाहे तो धंधा बंद कर देते, चाहे तो नहीं करते, पुराने पार्टनर उस धंधे को कंटिन्यू करते रहते हैं। नीचे दो पैरा चेंज करके लिख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स मींस, अगर पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि अब ये फर्म ही खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि हमारे पास जितनी संपत्ति है उन सारे एसेट्स को हम बेचेंगे और हमारे यानी फर्म के ऊपर जितनी लाइबिलिटी है उनको बारी बारी से चुकाएंगे। चुकाने के बाद में, ध्यान से सुनना, चुकाने के बाद में अगर कोई पैसा बच जाता है तो पार्टनरों का हिसाब चुकाएंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो पार्टनरों को प्रॉफिट के फॉर्म में बांट के सब लोग एक दूसरे से विदा लेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस, धंधा खत्म कर रहा है, एंड कम्स टू एन एंड, यानी वो समाप्ति की तरफ आ गया है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। यानी फर्म क्या करेगा, अपनी सारी संपत्ति को बारी बारी से क्या करेगा, खत्म करेगा और सारे लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देगा। पे ऑफ करने के बाद में इनमें क्या ऑर्डर होगा, कैसे होगा, वो सब सीखेंगे अभी हम लोग। रिमेनिंग अमाउंट, द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड, और जो पैसे बच जाएंगे उस पैसे से पार्टनर लोगों को सेटलमेंट किया जाता है।
this thus in case of dissolution of partnership the firm may continue. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारा धंधा कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्या बोलता है कि अगर हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो धंधा खत्म नहीं हो सकता, खत्म कर दो अलग चीज है, इसका मतलब डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि धंधा पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इन केस ऑफ पीएसआर चेंजिंग, जैसे 3 पार्टनर थे, 5-3-2 का पार्टनरशिप में वो लेके चल रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमको 5-3-2 में मजा नहीं आ रहा, हम लोग 1-1-1 में आएंगे। तो पीएसआर जब चेंज करते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, पुराने डीड को फाड़ देते हैं और नया डीड बना लेते हैं, इस कंडीशन को हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। जब हम किसी को, देखो यहाँ 7 केस लिखा है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर को जोड़ते हैं तब भी हम पुराना डीड फाड़ देते हैं, नया बनवाते हैं, किसी का रिटायरमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो चौथा नंबर में लिखा है एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, कभी कभी कोई पार्टनर बदतमीजी करता रहता है तो हम उसको निकाल भी देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो निकाल नहीं सकते। कोई मेरे पार्टनर अगर नुकसान कर रहा है फर्म का तो भी हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो उस केस में भी पुराना डीड क्या होता है, फाड़ दिया जाता है, नया डीड बनता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, अभी हमने पुराना चैप्टर पढ़ के आया है, चेंज इन रेशियो पढ़ा था ना उसमें डेथ में। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए कि अब भाई पैसा ही नहीं हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, उसका भाई तुम जाओ। अब ये जब पुराना पार्टनर लोग जाते हैं, ध्यान से सुनना, आपके कोर्स के बाहर की चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके इंसॉल्वेंट हो गया मतलब नुकसान उसका ज्यादा हो गया, उसके पास उतना पैसा है नहीं, तो उसके हिस्से का जो नुकसान होता है उसको तो भरना चाहिए था, घर का प्रॉपर्टी बेच के भरे चाहे जैसे भरे, तो उसको तो भरना चाहिए था, लेकिन वो भर नहीं पा रहा है, तो उसका जो नुकसान होता है वो जो पार्टनर रह जाते हैं वो लोग भरते हैं। तो कौन कितना देगा इसका डिसीजन हमको लिया जाता है, गार्नर वर्सेस मूरे एक तरीका है, गार्नर वर्सेस मूरे। ये कौन है भाई, गार्नर वर्सेस मूरे क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, कोर्स में नहीं है फिर भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो पार्टनरशिप डीड पढ़े थे, उसमें लिखा था कि जब हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं तो गार्नर वर्सेस मूरे डिसीजन लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, वो भी हमें डीड में लिखना पड़ता है। ये क्या होता है सुन लो, जैसे 3 दोस्त हैं ये लोग, मान लो ऐसे ही 3 दोस्त थे, एक था गार्नर, एक मूरे और एक विलियम्स था या विलिकिंस था, कुछ नाम था। तो क्या हुआ, कुछ धंधा पानी हुआ, उसमें क्या हुआ, विलिकिंस डिसॉल्व हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके हिस्से का जो जिम्मेदारी था वो पाई गार्नर और वर्से, गार्नर और मूरे में आ गया। तो गार्नर मूरे में कौन भरेगा, गार्नर भरेगा कि मूरे भरेगा कि पीएसआर में भरेंगे, क्या होगा, ये बड़ा झंझट चला, इन लोग को कोर्ट में लेके चले गए। गार्नर कह रहा था कि आधा आधा कर लो, मूरे कह रहा है कि नहीं नहीं जो पीएसआर है उसमें करो, गार्नर कह रहा है नहीं तुम्हारे पास कैपिटल ज्यादा है तुम भर लो, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये केस बहुत दिन तक इंग्लैंड के केस में मतलब कोर्ट में चला, तो वहां पे क्या किया गया, इन लोगों ने डिसीजन लिया कि सरकार जो डिसीजन दे देगी, मतलब जज जो कह देगा वो कर लेंगे। तो बहुत दिन बाद डिसीजन लिया गया, और जो डिसीजन लिया गया वो कानून बन गया एक। कभी कभी जो होता है कानून में, हम लोग कानून तो है ही है, जो कानून बनाते हैं बहुत बातें सोच के लिखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसा आ जाता है जहाँ कानून काम नहीं करता। तो कानून काम नहीं करता तो उसमें क्या क्या आता है कि जो बेस्ट हो सकता है उसको सोच के डिसीजन लिया जाता है। फिर कभी वो कोई भी सिचुएशन आएगा तो पहले वाले डिसीजन का रेफरेंस दे करके उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आया ना। अब अगर कभी ऐसा झगड़ा होता है, अगर कि भाई कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका नुकसान कौन भरेगा, तो गार्नर मूरे लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि गार्नर और वर्सेस के मूरे में भी वही झगड़ा हुआ था और उसका ये डिसीजन निकला था, इसलिए उसका रेफरेंस देकर के यहाँ निकाल लिया है। तो गार्नर वर्सेस मूरे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब तो आप आगे के बड़े क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे ये तो केस तब आता है जबकि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। आपको बहुत खुशी की बात है कि आपके पूरे सवाल में कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, सब बहुत पैसे वाले लोग हैं, सब एकदम आराम से सॉल्वेंट हैं। किसी के हिस्से में कोई नुकसान आएगा तो वो घर से पैसा ला करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी गार्नर वर्सेस का मूरे का कोई एप्लीकेशन नहीं आने वाला है, लेकिन होता क्या है ये आपको समझा दिया थोड़ा थोड़ा, ताकि जब कभी बड़े क्लास में कोई भी पढ़ाए, हम पढ़ाएं कोई भी पढ़ाए, तो जब वहां बोले तो आपको नया ना लगे। गार्नर वर्सेस मूरे यही होता है कि नुकसान
बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो हम लोग इंसॉल्वेंसी के केस में भी पीएसआर चेंज कर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं भाई, अपना पीएसआर गार्नर और मूरे जो रह गए होंगे वो अपना नया पीएसआर बनाए होंगे। आगे कहता है इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप डीड जब हम बनाते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर खींचेंगे तो 2 दिन खाली लॉ में थ्योरी में ही चला जाएगा, इसलिए हम ज्यादा खींचने के मूड में नहीं है, थ्योरी थ्योरी जितना जरूरत है उतना थोड़ा बता रहे हैं, बकवासबाजी नहीं करेंगे, फटाफट से काम करेंगे। कह रहा है कि अगर हमने जब पार्टनरशिप बनाया था तभी हमने क्या कर लिया था कि बना लिया था कि ये पार्टनरशिप 5 साल तक चलेगा। जैसे मान लो कि मौसम और सिद्दीक का दोनों लोग पार्टनरशिप बनाई और बोले हम लोग 60-40 के पार्टनर रहेंगे 5 साल तक, तो 5 साल पूरा हो गया, तो 5 साल बाद अब सिद्दीका कह रही है आप तो बोली थी, हम लोग के डीड में लिखा था कि 5 साल बाद हम पीएसआर चेंज कर लेंगे, तो ठीक है पीरियड खत्म हो गया पार्टनरशिप का, तो बदल के फिर से नया डीड बना लो। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है और नया पार्टनरशिप बन जाता है। लेकिन हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ही नहीं, क्या चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। तो ये केवल परिचय परिचय बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई बात और आगे नहीं आएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बहुत सारे कंडीशन है, तो सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 44 तक हम लोगों को डिसोल्यूशन के एक्ट में आप पढ़ोगे, तो इसको ध्यान रखना। हालांकि सेक्शन वेक्शन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि सेक्शन 40 से लेके 44 तक ये जो 6 सेक्शन है इसमें कंडीशंस दिए गए हैं कि कब कब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। पहला देखो लिखा है, मिला आपको, जहां पढ़ रहे हैं मिल रहा है, लिखा है डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। ये सेक्शन 40 कह रहा है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट। अच्छा ये बताइए हमने पार्टनरशिप बनाया कैसे था, म्यूचुअल अग्रीमेंट से, तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से इसको खत्म भी किया जा सकता है। पार्टनरशिप जो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन म्यूचुअल अग्रीमेंट, हम सब 4 दोस्त थे, मिलके हमने तय किया कि चलो पार्टनरशिप शुरू करते हैं, एक डीड बनवाया, काम शुरू हो गया। ऐसे ही अगर चारों लोग अग्री हो जाएं तो हम उसको खत्म भी कर सकते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट से। तो यहाँ लिख रहा है कि अ पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्री फॉर दिस डिसोल्यूशन, सिंस a partnership firm is set up by an agreement, it can be dissolved by an agreement। इसको एग्रीमेंट से खत्म भी किया सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, खत्म करना बहुत बड़ा बात है। दूसरा कहता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, फर्म कभी कभी क्या करना पड़ता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। कब कब होता है, या तो जो आप धंधा कर रहे हैं वो इलीगल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। या फिर जितने पीरियड के लिए आपने धंधा बनाया था वो समय पूरा हो जाए तो उसको बंद कर दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेक्शन 41 में अ फर्म कंपल्सरली डिसॉल्व इफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस कह रहा है देन ऑल बट वन ऑफ द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपके पास एक वो है, टाइम है कि आप डिसॉल्व कर सकते हैं, भाई डिसॉल्व कर दो, खत्म हो गया। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म्स बिकम अनलॉफुल, अब वो अनलॉफुल हो गया है। जैसे मान लो कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेचते थे जो लीगल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट हमको दे रखा था कि 10 साल का लाइसेंस दे रखा था। अब 10 साल बाद मेरा लाइसेंस खत्म हो गया, या तो लाइसेंस रिन्यू करवाओ या फिर क्या करना होगा, धंधा खत्म करना होगा। तो अनलॉफुल, जैसे अल्कोहल ही बेचते थे, तो अल्कोहल के कंडीशन में क्या होता है भाई, उससे दवाइयां भी बनती हैं, होम्योपैथी की दवाइयां बनती हैं, बहुत तमाम चीजें बनती हैं। अब हम अल्कोहल बेचते थे, लेकिन अल्कोहल का बेचने का लाइसेंस मेरा खत्म हो गया, तो अब तो हम नहीं बेच सकते। अब अगर बेचेंगे तो क्या होगा, पकड़े जाएंगे। तो अनलॉफुल होता है, तो या तो उसको फिर से जो भी है उसको कंटिन्यू करो, नहीं तो धंधा क्या करना है, खत्म करना है। ऑन हैपनिंग ऑफ दी ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, अगर इनमें से कोई चीज हो जाए तो भी हम बंद करते हैं। क्या क्या चीज, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, एक ये घटना हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म वाज फॉर्म, जिस, वैसे तो जब हम एक फर्म बनाते हैं तो क्या सोच के जब बनाते हैं, ये गोइंग कंसर्न है। कभी कभी फर्म बनाने का एक उद्देश्य होता है कि भाई इस काम के लिए बना रहे हैं, और ये काम पूरा होते ही हम इस फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो कि मेरे दिमाग में कि एक हमको कोई प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट के लिए हमको फर्म बनाना भी पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फर्म बनाया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, फर्म को डिसॉल्व कर दिया, खत्म बात, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ विच द फर्म वाज फॉर्म, या तो काम पूरा हो जाए, या हमने 10 साल सोच के बनाया था, 10 साल पूरा हो गया तो फर्म को खत्म करो। बाई नोटिस,
अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ध्यान से सुनो, इसमें 6-7 कंडीशन है। 6-7 कंडीशन को अच्छे से समझना। इन 7 कंडीशन में हम नोटिस देकर के अपने फर्म को बंद कर लेते हैं। क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड, हमने ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया है, एंड इट एट विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म, और ये हमारी इच्छा पे है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनरों को क्या करता है, नोटिस दे करके इसको बंद करवा सकता है। क्या क्या नोटिस दे सकता है भाई, कोर्ट का ऑर्डर में भी क्या क्या कोर्ट ऑर्डर करता है, उसमें देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन अ पार्टनर्स बिकम्स द अनसाउंड माइंड, मान लो हमने 5 दोस्तों का एक पार्टनरशिप फर्म तैयार किया है, उसमें कोई पार्टनर क्या हुआ, अनसाउंड माइंड हो गया, पारिवारिक पत्नी से बहुत ज्यादा पीड़ित है और पागल हो गया है ना, ऊट पटांग हरकत करता है ऑफिस में आकर के, है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो पागल है वो नोटिस नहीं देगा, ध्यान रखना, वो नहीं नोटिस देगा। क्या क्यों हंस रहे हो, तो जो पागल हुआ है, अनसाउंड माइंड है, वो नहीं नोटिस देगा। अभी आगे ये बार बार ये लैंग्वेज आएगा, इसको समझना। लिख रहा है व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम, व्हेन द पार्टनर हैज बिकम्स अ अनसाउंड माइंड, नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है, अरे पॉइंट नंबर 2 है, व्हेन अ पार्टनर्स अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट, जो शूट कर रहा है, मान लो कि 5 पार्टनर है, हम केस कर रहे हैं, उसको छोड़कर क्या कह रहे हैं, हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। अचानक से क्या हुआ कि मान लो कोई पार्टनर था, वो मेरा अकाउंट्स का पार्ट देखता था और उसको कुछ दिक्कत हुआ, जोम्बी लोग आके उसका आंख फोड़ दिया। अब वो आंख से तो देख नहीं पा रहा है, तो कैपेबल तो है ही नहीं वो अकाउंट्स पार्ट को देख पाने में, तो हम एक नोटिस देंगे, जिसका आंख फूटा है वो नहीं, उसके अलावा पार्टनर लोग नोटिस देंगे कि अब ये इनकैपेबल, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर दें, निकालना चाहते हैं, और एक को निकालना चाहते हैं, तो पार्टनर को अब ये फर्म ही डिसॉल्व कर देना चाहते हैं, तो ये इस कंडीशन में कोर्ट कहता है कि आप डिसॉल्व कर दीजिए। आगे सुनो, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट अ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मे बे हार्म द पार्टनरशिप, कह रहा है कि जो पार्टनर शिकायत कर रहा है उसके अलावा कोई पार्टनर अगर कोई ऐसा हरकत कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा पार्टनरशिप में नुकसान हो रहा है, तो हम नोटिस देंगे, उसकी जांच पड़ताल होगी, कोर्ट उसको कहेगा कि डिसॉल्व कर दीजिए आप लोग, तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। आगे कह रहा है व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर willfully or persistently commits a breach of partnership agreement, जानबूझ के इच्छा से, ठीक है ना, लगातार परसिस्टेंटली वो क्या कर रहा है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है। जैसे एग्रीमेंट कहा गया है कि भाई तुमको सुबह 10 बजे ऑफिस आना है और परचेज वाला डिपार्टमेंट पूरा आपको देखना है, वो बार बार परचेज छोड़ करके वो कैंटीन में बैठा रहता है, कुछ भी काम करता है, ऊट पटांग काम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम अगर एक फाइल शूट करते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, तो वो उस कंडीशन में कोर्ट नोटिस करता है कि आप बंद कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। when a partner other than the partner filing a suit, there is transferred the whole of his interest in the form of third party, तो वो firm to a third party, in the firm to a third party, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चोरी चुपके अपना सारा कुछ नाम कर दिया दूसरे के, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं भाई पार्टनरशिप में आप अपना अग्रीमेंट, अपना शेयर किसी को नहीं दे सकते, है ना, किसी को भी पार्टनर नहीं बना सकते अपना शेयर, अगर ऐसा करता है तो हम नोटिस करेंगे और वहां से वो डिसॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 44 में सारी बातें लिखी हैं, आप एक्ट भी खोल के एक बार देख लीजिएगा। When the court is satisfied that the firm cannot be carried on the expected at loss, cannot be carried on, expect at a loss, लगातार, लगातार क्या होता है कि लगातार फर्म लॉस किया जा रहा है, तो कोर्ट इसको नोटिस दे देता है कि आप फर्म को बंद कर लीजिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि धंधा मेरा है, पैसा मेरा है, नुकसान हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है, ये बात पहले भी एक बार चर्चा हुई थी। कोर्ट कौन होता है बोलने वाला कि आप धंधा बंद कर दीजिए, तो कोर्ट इसलिए धंधा बंद करने को बोलता है कि भैया आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, और उस नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, उससे ना आपको फायदा हो रहा है ना सरकार को फायदा हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉफिट कर नहीं रहे, तो टैक्स तो आप भरेंगे नहीं, और आप खुद भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज अगर बर्बाद हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको धंधा बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो होता है भाई, ये कहानी तो सुना ही होगा ना, रतन टाटा वाला कहानी तो 11 से सुना के आए हैं, तुम लोग को सुने ही होंगे, मनी इज योर्स बट रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। वो गए थे कहाँ पे, तो वहां पे खाना खाने के लिए होटल में बैठे थे, और वहां पे खाना वाना मंगा लिया, खाया नहीं, बहुत सारा खाना खराब हो गया, एक बुढ़िया उनके ऊपर में बोली कि खाना क्यों नहीं खा रहे, वहां के लैंग्वेज में, तो
जो लोग उनके इंटरप्रेटर थे, लोग बुलाए कि बोल रहे थे, वो बोला यही बात कि मनी हमारा है, पैसा आपको दिक्कत क्या है। तो वो आए थे, तो वहां पे उनको कितना 50 यूरो या 75 यूरो का फाइन देना पड़ेगा। और वहां से आ करके वो अपने ट्विटर पे ये पूरा का पूरा घटना लिखे थे, बाकी लोग भी जाने थे। हम एक लोग की शादी में गए थे, तो शादी में खाना जहाँ इंस्टॉल लगा था ना, उसके ऊपर में रतन टाटा का फोटो लगा था, तो हमको लगा भाई वही स्पॉन्सर किए क्या खाना का। फिर वहां लिखा था वो लाइन कि मनी इज योर्स बट रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। अगर आप खरीद के खराब नहीं करेंगे तो कोई आदमी खरीद के उसको खा लेगा, ठीक है ना। तो फिर हम घर आए तो उसको खोजे उजे, क्या है, कोई चीज नई चीज दिखती है तुम खोजते भाई क्या है नहीं है। और भी हिंदी में भी लिखा था, उतना ही लो थाली में ना जाए नाली में, ऐसा कुछ लिखा था, बहुत सारा लिखा रहता है बहुत जगह, है ना। कोर्ट्स वगैरह भी आते हैं, तो ऐसे ही है। When a court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to the some other reason, और कोई कारण से लगता है कि भाई डिसोल्यूशन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, तो वो डिसोल्यूशन करवा देगा। अब उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब कंडीशन है। हालांकि थ्योरी पार्ट में इतना तो आपने पढ़ा, लेकिन ये सब कुछ आने वाला नहीं है, जान के रखिए खाली। नीचे जो लिखा हुआ है कि ये हमने बनाया है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ लियो, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार रीड मार लीजिएगा। बिल्कुल वही बात जो हमने अभी गप लड़ाया है ऊपर, वही बात लिखा हुआ है, बोलो तो हम पढ़ देते हैं। मीनिंग में देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट रेफर्स टू अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। तो एग्जिस्टिंग जो है उन्हीं के एग्रीमेंट को ठीक करता है। इट रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सारे पार्टनर खत्म करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूएशन बिजनेस इट्स कंटिन्यू रहता है, लेकिन इसमें बंद हो जाता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे नॉट बी क्लोज्ड, यहाँ किताब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद नहीं होते, वहां पे खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा एसेट्स बिक जाता है और सारी लाइबिलिटी को पे कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे खत्म हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया? थ्योरी का पार्ट समझ में आ गया? ऐसे ही सारा थ्योरी पढ़ना है, अभी तो एक ही चैप्टर का दे रहे हैं, ऐसे सारा थ्योरी का पढ़ना है। तो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, फिर दोबारा जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो फिर मत पूछना कि इसका थ्योरी कब पढ़ाएंगे, यही थ्योरी है। सुनो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन, सबसे पहले याद रखना, मेरी बात को अच्छे समझना। अगर हम अब यहाँ से काम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनो, अब कुछ बात की बातें बताएंगे, ध्यान से सुनो। अगर हम कोई एसेट्स को बेचते हैं, उन्होंने नियम क्या बताया, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, अपने दिमाग से पहले ये निकाल देना कि डिसोल्यूशन टफ है। डिसोल्यूशन एकदम इजी चीज है, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो डिसोल्यूशन एकदम बच्चा है, कुछ नहीं है। उन्होंने अगर एक एसेट बेचा, मान लो ये उनके पास में एक एसेट है, वो घड़ी बेच दी, इससे पैसा आएगा, तो इस पैसे से वो क्या करेंगे, तो पहले एक ऑर्डर समझ लीजिए कि इस पैसे से क्या किया जाएगा। तो पेमेंट करने का जो ऑर्डर होगा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो बातें हैं आगे पीछे हैं, दोनों को समझा रहे हैं। सबसे पहला वो क्या करेंगे, सबसे पहले जब पेमेंट करने की बारी आएगी, इसके बारे में एक बार और आप आगे पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, वहां की बात वहां करेंगे। अभी यहाँ पे तुम्हारे लेवल में जो है वो बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जब फर्म इंसॉल्वेंट रहता है तो वहां एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मील, सॉरी पीसफुल नहीं, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, पीसफुल नहीं, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कोई एसेट बेचा जाता है तो उसमें ऑर्डर रहता है, पहले इनको पे करो, फिर इनको पे करो, फिर इनको पे करो, कैसा रहता है। तो वो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सीधा सीधा मान के चल रहे हैं कि मेरा सारा एसेट्स एक साथ बिक जाएगा और उससे हम सारी लाइबिलिटी को चुकाएंगे। तो ये ऑर्डर याद रखना, जो वो ऑर्डर अभी बता रहे हैं उस ऑर्डर को याद रखना। अगर हम कोई एसेट्स बेचते हैं, हमारे पास पैसा आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे समझिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को चुकाएंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन होते हैं, अदर देन पार्टनर, पार्टनर को छोड़ के जो भी है वो सब क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो बाहर वालों को पहले चुकाना है। अब ध्यान से समझ लो, बाहर वालों का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तो ए बी सी के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने एम्प्लॉइज हैं, उनका पैसा चुकाना पड़ेगा। कोई लोन वोन है वो चुकाना पड़ेगा, आपके क्रेडिटर है उनका पैसा चुकाना पड़ेगा, कोई बिल्स पेबल है उनको चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉइज का आपका प्रोविडेंट फंड है वो चुकाना पड़ेगा। ऐसा जो भी लाइबिलिटीज रहेगी बाहर की लाइबिलिटी, उसको चुकाना पड़ेगा। मान लो ए बी सी तीनों मर्द हैं, तो इन लोगों के कभी बिजनेस में झंझट हो जाता है, तो क्या करते हैं भाई, पैसा चाहिए तो पैसा या तो कैपिटल लाओ, ऐसा नहीं ला पाते तो क्या ऑप्शन रहता है इनके पास में, लोन ले लो। लोन नहीं लेना चाहते तो क्या करते हैं, लोग आपस में सलाह करते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी लोग आटा के डिब्बा में, हल्दी के डिब्बा में कुछ पैसा रखी होगी, ले आओ वहां से, तो पत्नी से लोन मांगा जाता है। तो
पत्नी का लोन भी ले आते हैं, तो ये पत्नी का लोन भी क्या है, एक्सटर्नल है। ये ध्यान रखना, पत्नी से अगर लोन मांग के लाते हैं, पत्नी को छोड़ दो, पत्नी वो बात ही हटाओ, पार्टनर के अलावा वो माता पिता से या पत्नी से या बच्चों से किसी से भी लोन मांग के ले आता है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल है। अब ये पढ़ा है एक दिन पिछली बार, तो पत्नी भाई तीनों ए बी सी तीनों मर्द हैं, तो पत्नी उनके लिए आउटसाइडर हो गई। अब एक सवाल आया जिसमें तीनों लड़कियां हैं, वो पति से लोन लेके आई हैं, तो कहता है आप तो बोले थे पत्नी का लोन एक्सटर्नल होता है। तो भाई पत्नी लोग अगर फर्म में पार्टनर हैं तो पति का लोन एक्सटर्नल हो जाएगा, और अगर पति लोग पार्टनर में तो पत्नी का लोन एक्सटर्नल हो जाएगा। इसलिए इस बार हमें ऐसे बोलना ही छोड़ दिया, इसलिए कह दिया कि पार्टनर के अलावा जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज बन रही है दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उसको हमें बाहर को चुकाना है, ठीक है ना। तो इस ध्यान रखना कि पत्नी पति ये कोई मैटर नहीं है, पार्टनर लोग किसी से भी लोन लेके आएंगे, फ्रेंड से लेके आते हैं वो भी लोन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चुकाया जाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी बाहर वालों का पैसा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। दूसरा क्या चीज हो जाएगा, बाहर वालों को जब हम चुका लेते हैं, बाहर वालों को जब हम चुका लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि पार्टनरों ने कोई लोन वोन दे रखा है क्या। पार्टनर भी कभी कभी लोन देते हैं, बोल रहे भाई कैपिटल नहीं लगाना चाहते, आप लोन देना चाहते हैं, तो पार्टनर लोग अगर कोई लोन दे रखे हैं तो पार्टनर लोन को चुकाएंगे, ठीक है। पार्टनर लोन चुका दिया, इसका मतलब बाहर का भी चुक गया और अंदर का लोन वोन तक का चुक गया सारा काम। इसके बाद ये क्या करते हैं, पार्टनर लोगों के कैपिटल को चुकाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल चुकाते हैं, ठीक है, जितना जितना कैपिटल है वो भी चुका देते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको क्या करते हैं, पार्टनर जो प्रॉफिट बचता है उसको क्या करते हैं, पीएसआर में पार्टनरों में बांट देते हैं। भाई इतना पैसा बच गया है सारा काम करने के बाद में, इस जो प्रॉफिट बची है इस पे भी किसका हक है, इस पे भी किसका हक है, पार्टनरों का हक होता है, तो बांट देते हैं भाई इतना इतना रुपया आपका प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 1 2 3 4 नीचे जो पॉइंट लिखा ना, पॉइंट नंबर 2 पहले पढ़ाया आपको, समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 पहले पढ़ाया, क्या लिखा है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर्स एंड ऑर्डर। पहला क्या कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अब जो पैसा बच गया है उससे द लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर्स विल बी पेड ऑफ, वही बात लिखी हमने, पहले बाहर वालों को चुकाना है, उसके बाद पार्टनर लोगों का लोन चुकाना है। thereafter the balance of the partners capital account will be returned, फिर उनके कैपिटल को चुकाना है, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, इफ सम अमाउंट रिमेन्स, अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। आपने दो शब्द बार बार सुना है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्या मतलब होता है इसका। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, तरुण बताओ भाई। ठीक है, ये कहाँ होता है, कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में होता है, इसलिए वहां पे वर्ड भी लिखा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड। लिमिटेड का लाइबिलिटी का मतलब होता है टू द एक्सटेंट ऑफ माई कैपिटल, हमने जितना रुपए कैपिटल लगाया है, अगर हमने किसी कंपनी में 50,000 का शेयर खरीदा है, रिलायंस का शेयर हमने 50,000 का खरीद रखा है, और 50,000 का जस्ट शेयर खरीद रखा है, हाँ 50,000 का शेयर हमने खरीद रखा है, और कंपनी 5,000 करोड़ का नुकसान कर गया है, तो मेरा घर का प्रॉपर्टी बेचा जाएगा क्या, नहीं बेचा जाएगा, क्यों, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन ABCDE 5 पार्टनर हैं, और उन लोगों का फर्म में नुकसान आ गया, तो मेरे हिस्से भी नुकसान आएगा, मेरे कैपिटल से ज्यादा भी नुकसान मेरे हिस्से आ सकता है, तो अगर नुकसान आता है तो वो पैसा भी हमको अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न देखो, ध्यान से सुनना, सेक्शन 48 क्या कहता है। Section 48 of the Partnership Act specify the mode of settlement of the accounts of dissolution partnership firm it as follows। पहला, first of all the amount of loss, जितने भी loss including the deficiency of capital shall be paid out of profit। क्या बोला कि अगर आपने सारा सेटलमेंट कर दिया, उसके बाद अगर कोई लॉस वगैरह हो रहा है तो वो आपके कैपिटल में से काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर उससे पूरा हो गया तो ठीक बात है, नहीं तो आपके घर की प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ऑक्शन किया जाएगा। अगर अब यह इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट फर्म क्या होता है और फर्म पर्सनल फंड क्या होता है, समझे हो ना क्या बोल रहे हैं।
फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट को आप समझो बड़े यहां से। ऐसा लाइबिलिटी जिसको पे करने की जिम्मेदारी फर्म की है उसको कहते हैं फर्म्स लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो मकान आपने दुकान का भाड़ा है तो ये भरने का जिम्मेदारी किसका है? फर्म का लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? प्राइवेट लाइबिलिटी का मतलब या डेट का मतलब होता है जो पार्टनर का अपना जिम्मेदारी है, फर्म का जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों का ट्यूशन फीस भरना ये किसकी जिम्मेदारी है? फर्म का जिम्मेदारी है नहीं, किसका जिम्मेदारी है? पार्टनर का अपना जिम्मेदारी है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट डेट। तो प्राइवेट डेट और फर्म का डेट में अंतर समझ में आ गया? ऐसे ऐसे डेट या ऐसी ऐसी लाइबिलिटी जिसको भरने की जिम्मेदारी यानी पे करने की जिम्मेदारी फर्म की है उसको हम कहते हैं फर्म डेट। ठीक है ना? और जिसको पे करने की जिम्मेदारी पार्टनर का इंडिविजुअल फैमिली का है, उनका अपना जिम्मेदारी, उसको कहते हैं प्राइवेट डेट। अब एक सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो कि हम एक फर्म में पार्टनर है, हम एक फर्म में पार्टनर है। फर्म क्या हो गया? नुकसान में चला गया। मेरा वहां 5 लाख कैपिटल था, लेकिन मेरे हिस्से में लॉस 8 लाख रुपए आ गया। तो 5 लाख कैपिटल तो जीरो हो गया, वो तो खत्म ही हो गया। फर्म में अब हम तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि आपका लॉस जो भी होगा कहां से दिया जाएगा? पहले कैपिटल से। तो 5 लाख रुपए वहां से पे हो गया, मेरे जिम्मेदारी में 3 लाख रुपया और आया। अब वो कह रहे हैं कि भाई 3 लाख रुपया आप घर से ले आइए। हमने कहा ठीक है, 3 लाख रुपया हमको लाना है, मेरे पास पैसा है नहीं। तो क्या किया जाएगा? प्राइवेट डेट को क्या किया जाए? बेचा जाएगा। मान लो मेरे पास एक आखिरी चीज बची हुई थी, एक सोने का चैन बचा था या पत्नी का गहना कुछ भी बचा था, हमने 4 लाख में बेच दिया। तो क्वेश्चन बचता है ये 4 लाख मिला हमको, तो इस 4 लाख में से 3 लाख फर्म को दे दें, 1 लाख रख लें। यही बात है ना भाई, 3 लाख ही तो फर्म को देना है। मेरे हिस्से कितना का नुकसान आया था? 8 लाख का। हम 5 लाख कैपिटल से कटवाई दिए, देना 3 ही लाख है। घर का एक आखिरी बचा हुआ था मेरे पास गहना, उसको हमने बेचा और वहां से मिला 4 लाख। तो 4 लाख में 3 लाख हम फर्म को दे दें, 1 लाख अपने पास रख लें। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो सेक्शन 48 में ही आपको उसी में बताएगा कि अगर आप घर की कोई चीज बेचते हैं तो पहले आप उस पैसे में से पर्सनल डेट को क्लियर करिए। ऐसा नहीं है कि वहां से कमा वहां पे बेच के तुरंत हमको दे दीजिए। भाई हम तुमको तुरंत दे देंगे, मेरे घर का झगड़ा भी तो, गरीब है, इंसॉल्वेंट है, तभी तो हो रहा है ये सब कंडीशन। पैसे वाले होते कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो अपने बुद्धि से सोच के देखो कि अगर हमने 4 लाख कमाया है तो कुछ लोग तो व्यवहारिक रूप से भी हमने मौसी से, मौसा से, जीजा से, भैया से उधार लिया, वो भी तो मांगने आएंगे। अब यही 4 लाख कुल बचा हुआ है, हम दे दें। अब उन लोग मांगने आ रहे हैं, उन लोग को देना 3 लाख रुपए है। मेरे पास 3 लाख रुपया परिवार वालों को देना है या बाहर वालों को देना है पर्सनली, और 3 लाख रुपए हमको देना है यहाँ पे, कहाँ पे? फर्म में। समझ रहे हो सिचुएशन को? मेरे पास कुल 4 लाख रुपया ही है, तो पहले 3 लाख किसको दें? बाहर वालों को दें, अपना पर्सनल डेट पहले क्लियर करें, कि पहले फर्म को दे दें? तो कहता है कि पहले आप अपना पर्सनल डेट क्लियर करो, वहां से अगर कुछ बच जाएगा तो उतना तुम फर्म में दे दो। बात समझ में आया मेरा? तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो 4 लाख रुपया मिला, उस 4 लाख का हम क्या करेंगे? पहले 3 लाख रुपया हम अपने जो भी जिनसे बाहरी जो हमारे पारिवारिक हैं, जिनसे लोन वोन ले रखा है, पर्सनल डेट है, उसको क्लियर करेंगे। बचा 1 लाख, वो 1 लाख रुपए हम फॉर्म में डाल देंगे। ठीक है, दिमाग में आया बात क्या बोले हैं? यानी पर्सनल प्रॉपर्टी आप जब बेचेंगे तो पहले उसे पर्सनल डेट क्लियर करेंगे, जो बच जाएगा वो आप फर्म को देंगे। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा बच गया, मान लो हमने 20 लाख की चीज बेची, 3 लाख बाहर वालों को, जो 17 लाख, पूरा 17 लाख नहीं दे देंगे। मेरे हिस्से में 3 लाख का लॉस था तो हम 3 ही लाख देंगे, है ना? तो यही बात है, नीचे आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। सेक्शन 49 है, सॉरी, हम 48 में डिसोल्यूशन का सेटलमेंट बताया, और 49 सेक्शन में आपको प्राइवेट डेट और फर्म्स डेट के बारे में बता रहे हैं। सुनो, मिला? क्या पढ़ रहे हैं? सुनो। फर्म्स डेट, डेट विच द फर्म्स ओज टू द आउटसाइडर आर कॉल्ड द फर्म्स डेट, प्राइवेट डेट। फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। कहता है कि फर्म डेट और प्राइवेट डेट को पे करने का ये ऑप्शन है। पहला, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। अगर हमने एसेट बेचा है, उससे कोई फर्म फर्म की बात कर रहे हैं, फर्म कैसे करेगा और प्राइवेट कैसे करेंगे? हमने एक एसेट बेचा है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? ये ऑर्डर में पे करेंगे, कुछ बच जाएगा तो प्रॉफिट में बांटेंगे।
लेकिन अगर ये पार्टनर लोग अपना प्राइवेट कुछ पैसा लाते हैं तो पहले वो अपना प्राइवेट चुका लें, उसके बाद यहाँ पे लाएं। तो देखो, amount realized from the sale of asset of the firm is first used to pay off the firm's debt, and if there is any surplus, अगर कुछ बच जाता है available, it is distributed among the partners। अगर कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो पार्टनर, सिंपल सी बात, इसको कैसे याद रखोगे, फर्म के पास कुछ एक्स्ट्रा बचेगा चुकाने के बाद तो वो पार्टनरों के बांट देगा, और पार्टनरों के पास कुछ एक्स्ट्रा बचेगा चुकाने के बाद वो फर्म को देगा। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में पढ़ रहे हैं, amount realized from the sale of private estate of partner will be used to first to pay the private debts of the partner, and if there is any surplus available, अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो it will be used to paying off the firm's debt। क्लियर है, इतनी दूर तक बात क्लियर है? अभी बताओ, ठीक है, बात समझ में आया है? संस्कार तुमको समझ में आया है? तुमको समझ में आया है? आदित्य, हमारे क्लास के बच्चे बहुत रेगुलर नहीं है, रौनक गायब है, हर्ष गायब है, एग्जाम चल रहा है या फिर ये लोग तो तीनों बोली थी आने के लिए, तो नहीं आते हैं, ऐसे कैसे पढ़ाई। अब इसीलिए ना वीडियो अब डालते नहीं है, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब वीडियो डालेंगे, अब ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है, ये पढ़ते ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसीजर शुरू हो रहा है, ये अकाउंटिंग प्रोसीजर का नियम क्या है। तो हो सकता है आज हम चारों बात ना कर पाए, केवल एक बात कर पाए या दो बात कर पाए, तो पहले एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब एकदम प्रैक्टिकली सोचना, हम जो किताब छोड़ दीजिए, हम जो आपसे पूछेंगे उसका जवाब देंगे, किताब को आप ही छोड़ दीजिए। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर है और हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हम अपना फॉर्म को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्थिति बड़ी बुरी है और हमारे पास एक करना है, अपना डिसॉल्व करना है फर्म को। हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के ले आते हैं, मान लो हम लोग का भविष्य का चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक है, वो आया नहीं है आज, वो अलग बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही गायब है, डिसोल्यूशन कैसे होगा। खैर, जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको बुला लेते हैं। तो सीए आकाश है, उनको बुला लिए। तो आकाश को हमने बुलाया, बोला कि मेरा फर्म को क्या कर दो, डिसोल्यूट कर दो। तो बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो हमने बोला क्या करना होगा हमको बताओ। तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास जितना एसेट्स है वो सारा आप हमको दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो हमने उनको एक एक चीज, सुई से लेके हाथी तक, हमारे फॉर्म में जो जो चीज था हमने सब उनको दिया, और उस सब को उन्होंने क्या कर दिया, एक कमरे में रख दिया। ठीक है, एक कमरे में रख दिया कि भाई ये संपत्ति है, इसी को बेचना है, यही बात है ना। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास जितना कर्जा है वो भी सब आप हमको दे दीजिए, किसको पे करना है वो भी हमको बता दीजिए। तो हमने सारी लाइबिलिटी दे दी और सारा लाइबिलिटी भी उसने एक कमरे में रख लिया। और ये जो कमरा, 2 कमरों का घर है, इस घर को नाम दे दिया कि भाई इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, इस घर का नाम ही है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उन्होंने क्या किया, ध्यान से, कोई लिखेगा अगर कुछ नहीं, आराम से सारा कॉपी में लिखा हुआ है, कोई ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया, एक 2 कमरों का एक घर बना दिया और इस घर का नाम रखा कि इसमें हम रियलाइजेशन करेंगे। जब तक रियलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक इस कमरे में किसी का आना जाना बंद है, कोई नहीं आएगा, केवल सामानें रखी जाएंगी। हमने उनको बैलेंस शीट दिया और उन्होंने कहा कि सर सारा एसेट पहले ट्रांसफर करवाइए। एक मेरा क्वेश्चन है और आराम से जवाब देना, सोच के जवाब देना, जब पूछेंगे एकदम बोलना, क्योंकि एक एक चीज हाँ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नियम थोड़ा बड़ा है, बाकी है इजी। एक बात बताइए, एसेट्स का नेचर क्या होता है बताओ। डेबिट होता है। इसका मतलब अगर हम तुमसे ये कहें कि ये मेरा एक मशीन अकाउंट है और इसमें 50,000 की एक मशीन है, तो गलत तो नहीं है भाई, इतना ही बैलेंस है हमारे पास मशीन में, है ना। तो सारे एसेट्स को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो ये मशीन को ट्रांसफर करेंगे, तो जहां ट्रांसफर करेंगे वहां डेबिट होगा कि नहीं होगा। आज मशीन को क्रेडिट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, और जहां ट्रांसफर होगा वो, तो हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, इस कमरे में, इस मकान में। इस मकान के कहां ट्रांसफर होना चाहिए, डेबिट में क्रेडिट में। एसेट है तो कहां ट्रांसफर होगा, डेबिट में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो मेरे पास बैलेंस शीट में, आप आराम से बताइए कि क्या क्या एसेट्स हो सकता है, आराम से सोच सोच के बताइए, एक एक बात को अच्छे सोचे, क्या क्या एसेट्स होता है बैलेंस शीट में, बताओ। मौसम तुम बताओ,
क्योंकि डिसोल्यूशन के पहले आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ चुके हैं। तो बैलेंस शीट कितने तरीके का हो सकता है आपको सब पता है। बताइए क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है कैश, ठीक है। सारे तरह के एसेट्स के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, फर्नीचर होता है, फर्नीचर बोल लो या सारे तरह का फिक्स एसेट होता है ना। इसके बाद क्या होता है, प्लांट भी तो फिक्स एसेट हो गया। और बताओ, बिल रिसीवल, करंट एसेट बता रही है, कह रही है बिल रिसीवल पड़ा हुआ है। और बताओ, डेटर। और बताओ, जितना आज ध्यान में आ रहा है सारा बताओ, फिर हम बताएंगे। सारा बताओ क्या क्या होगा। कैश के साथ बैंक भी मान लेते हैं कि बैंक है, ठीक है ना। और बताओ क्या आता है। आपको एक चीज ध्यान में नहीं आया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। आया ना, इन्वेस्टमेंट। और क्या चाहिए होता है बताइए, गुडविल, वेरी गुड। आज सिद्दीका भी बोली है, बहुत अच्छे बच्चे। और बोलो, स्टॉक, वेरी गुड। और बताइए, और कुछ दिमाग में आ रहा है। चलो हम भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस रहेगा। और बताइए, और कुछ, पीएल का डेबिट बैलेंस, वेरी गुड, पीएल का डेबिट बैलेंस। और बताइए, और कुछ दिखता है? नहीं, इतने से काम चल जाएगा अपना, कि और कुछ दिमाग में आ रहा है? ठीक है, इतने से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। चलो DRE लिख दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे एसेट्स में जो वैल्यू लिखी रहती है, इस वैल्यू को हम क्या मानते हैं? इस वैल्यू को हम बोलते हैं ये हमारा बुक वैल्यू है। क्या है? जो वैल्यू लिखी रहती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। कैश को हम बेच सकते हैं क्या? ध्यान से सोचना, आराम से सोच के बोलना। 50,000 रुपया का नोट का गड्डी हम लेके जाएं और बाजार में बोले खरीद लो भाई, कितने का? 50,000 का। लॉजिकल लग रहा है कि हम कैश बेच सकते हैं क्या? तो कैश को इसमें, इस कमरे में रखना जरूरी है कि नहीं? बताओ, अपने बुद्धि से सोच के दें। हम इस कमरे में वे चीजें रखेंगे जो हम बाजार में बेच सके, संपत्तियां सारी दे रहे हैं। तो एकदम लॉजिक बात है कि हम कैश को तो नहीं बेचते। क्यों कैश नहीं बेचते? क्योंकि कैश कोई खरीदेगा तो कैश ही देगा और उसको बेचा नहीं जा सकता। इसलिए आप याद रखना, कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है। कैश और बैंक कहां ट्रांसफर करेंगे? हमने ये चार्टेड अकाउंटेंट को हमने दे दिया, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कैश बुक बना के रख लिया। रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाया ही था, हमने उनको जो कैश वैश देंगे वो यहां रख लिए कि भाई आपने इतना रुपया हमको कैश भी दिया है। जो अभी बेचेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे, तो उस पैसे को कहाँ रखेंगे? कैश बुक में ही तो रखेंगे। इसलिए कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करते। बात समझ में आ गया? तो कैश बैंक का कोई दिक्कत नहीं है, कैश बैंक को तो बेच नहीं सकते, वो कैश ही है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? सीधा सीधा कैश बुक में। दूसरा फर्नीचर है। मेरे फर्नीचर में यहां दिख रहा है 40,000, है ना, और सवाल में नीचे कहीं लिखा है कि 40 फर्नीचर 50,000 का बिक गया। तो जब हम कमरा में ट्रांसफर करेंगे तो हम 40,000 लिखेंगे कि 50,000 लिखेंगे? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि कब बिकेगा ये हमें पता नहीं है। आज हम जो चार्टेड अकाउंटेंट को दे रहे हैं वो किस वैल्यू पे दे रहे हैं? बुक वैल्यू पे। इसलिए इस बात को आप अपने गांठ बांध लीजिए कि जब कोई एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके बुक वैल्यू पे करते हैं हमेशा। कितने में रियलाइज होगा, क्या होगा, ये तो पता ही नहीं। आज हमने चर्चा शुरू की है, आज 16 तारीख है, 16 सितंबर है। आज हमने रिजोल्यूशन करने का सोचा है और हम आज चार्टेड को बुलाएं तो चार्टेड कह रहा है भाई आपका क्या है दिखाइए हमें। तो हमने कैश दिया, वो पैसा उन्होंने कैश बॉक्स में रखवा दिया, और जो एसेट था 40,000 का फर्नीचर का, ठीक है कमरे में रखवाइए। तो कमरे में जो रखा जाएगा तो जो लिख रहा है वो क्या लिखेगा? कितने का संपत्ति आया? 40,000 का। कितने का बिक जाएगा उससे मतलब नहीं है। अभी जो कमरे में रखवा रहा है वो लिख भी तो रहा होगा ना, क्या चीज रखा जा रहा है, कितनी वैल्यू है इसकी। तो जब ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को तो एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। अब एसेट्स का नेचर आपने बताया कि डेबिट है, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो वो क्रेडिट होगा और जहां ट्रांसफर करेंगे वो डेबिट हो जाएगा। तो एसेट के ट्रांसफर करने की जनरेटरी बताइए, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरेटरी क्या बनेगा बताइए? आप लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे टू फर्नीचर लिख रहे हैं, टू फर्नीचर लिखे और यहाँ पे मान लो 40,000 का है तो हमने 40,000 लिखा। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अभी हम ट्रांसफर करना सिखा रहे हैं। कहानी को एकदम ऐसे ही समझ के चलना, तुम्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है।
एसेट ट्रांसफर का जर्नल एंट्री आपने बताया है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और फर्नीचर खत्म। अब हम फर्नीचर को नहीं पहचानते, फर्नीचर नाम का कोई लेजर हमारे बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने इसकी की पूरी जिम्मेदारी किनको दे दी, अपने चार्टेड को दे दिया कि भैया आप इसको रियलाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, बिल रिसीवल ये भी ट्रांसफर, डेटर ये भी ट्रांसफर। इन्वेस्टमेंट में आकर हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो जितने एसेट्स है सब इसी तरह ट्रांसफर होंगे। चलो डेटर में थोड़ा और बात कर लेते हैं। पीबीडीडी लिखा रहता है, याद है आपको, यहाँ पे इतना रहता है, यहाँ इतना रहता है, फिर यहाँ आता है। ऐसा कोई भी एसेट्स, ध्यान से सुनो, ऐसा कोई भी एसेट्स जिसपे कोई प्रोविजंस है या रिजर्व फंड आपने बना रखा है, तो जब आप एसेट ट्रांसफर करेंगे तो उसके नाम पे जो गुल्लक बना रखा है वो भी आप चार्टेड को दे देंगे, भैया देखिए इतने का मेरा डेटर है और इसके नाम पे इतना रुपया गुल्लक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये भी आप रख लीजिए, गुल्लक जरूरत पड़ेगा तो फोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, कोई भी ऐसा एसेट्स जब हम ट्रांसफर करते हैं और उस पे हमने कोई प्रोविजन या रिजर्व बना रखा है तो उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, वो तो ट्रांसफर होगा डेबिट में। प्रोविजन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे दिखाओ जरा, मान लो हमने डेटर ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर, जितने का रहेगा बुक वैल्यू लिखेंगे और इसका प्रोविजन यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। बोलो कोई दिक्कत, ये सब बुक वैल्यू पे चल रहा है। ध्यान से चलना, ये अभी बहुत मजा आएगा आपको, मतलब आज बहुत कुछ सीख पाएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़े, मेरा प्रश्न बन गया इन्वेस्टमेंट, बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है, ट्रांसफर कर दी सीधा सीधा, कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड पेपर है, हमने चार्टेड को दिया कि भाई इसको बेच करके भी आपको 50,000 मिलेगा, ये भी आप उस कमरे में रखिए, तो ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आप आगे पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होता है, तो ये भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ध्यान में आ गया। जब भी आप कोई एसेट्स ट्रांसफर करेंगे उसके नाम पे अगर कोई प्रोविजंस बना रखा है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड। तो ठीक है, ये बात कोई दिक्कत तो नहीं। गुडविल एक चीज आया, गुडविल पे हम अलग से बात करेंगे, अभी कुछ देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि गुडविल एक अलग मसला है, ये पूरे साल परेशान किया है, तो इस पे हम लोग अलग चर्चा करेंगे, तो अभी कुछ फिलहाल के लिए गुडविल छोड़ देते हैं। वैसे कुछ देर के लिए मान के चलो, गुडविल को भी हम यहाँ एक एसेट्स मान के चलते हैं और ये भी ट्रांसफर कर देंगे। अभी खाली इतना बात समझो कि गुडविल अगर दिख रहा है तो गुडविल भी एक एसेट्स की तरह है, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अभी इस पे विशेष चर्चा चलेगी अपनी, ठीक है। ये एक एसेट की तरह है, पूछो कैसे, क्योंकि बैलेंस शीट में जो गुडविल दिख रहा है वो कैसा गुडविल होगा, परचेज गुडविल होगा, तो एसेट की तरह है, हम दिखा दिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है अपने, स्टॉक, स्टॉक तो ट्रांसफर कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, आप ये तीनों चीज के बारे में विशेष जानते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये क्या है, कैसा एसेट बोलते हैं इसको, फिक्टिशियस एसेट, यानी बाजार में इसको बेच सकेंगे क्या। आप फिर से सोचिए वही वाला बात, अनमोल क्या नाम है इसका, मौसम का हलवा का दुकान था, अमिताभ बच्चन से प्रचार करवाए थे, हैं 4 साल तक का प्रचार उसको दिखाते तो हमारा सेल बढ़ता, 1 साल हमने प्रचार दिखाया है और यहाँ पे अभी 7.5 लाख बचा हुआ है, ये 7.5 लाख रुपए क्या रियलाइज हो सकता है। हम अगर बैंक को जाकर के, अरे अमिताभ बच्चन को जाके कहें कि तुम ही ने प्रचार किया था, अपना वापस ले लो और हमारा 7.5 लाख रुपए दे दो, तो नहीं देगा, कहेगा नहीं मिलेगा, समझ में आया ना। आगे चले, बढ़े आगे। तो ये ऐसे एसेट हैं जो रियलाइज नहीं होंगे, तो ये नुकसान तो है हमारा, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जैसे अब तक करके आए हो, ये नुकसान कौन बियर करेगा, वही लोग बियर करेंगे, क्योंकि बाजार में तो बिक नहीं सकता। तो ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अभी आपको एक बात दिमाग में आ गया होगा कि कितने अकाउंट बनेंगे, आपको पता चल गया कितने अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, एक और हमने बनाया, क्या बनेगा, कैश बुक बनेगा, है ना, और एक क्या बनेगा, पार्टनर लोगों का कैपिटल। इसके अलावा कभी कभी पार्टनर लोग अगर लोन दिए रहेंगे तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनेगा। तो ये 4 अकाउंट आपके बनेंगे, ज्यादातर सवाल में यही 3 बनाने होते हैं, कभी कभी चौथा भी बोलेगा तो हम लोग बनाएंगे, तो
इसके अलावा आपको कोई भी पार्टनर्स लोन अकाउंट। बात समझ में आ गई? कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है? 4। अब एक बार अपने नोट्स में जाओ, नोट्स में देखो क्या लिखा है कि 4 अकाउंट हमें बनाने हैं। लिखा है कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, पढ़ो वहां पे। रियलाइजेशन अकाउंट, बताओ क्या लिखा है, बताओ, हम तो नहीं पढ़ पा रहे। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा मेरे पास वो शीट है, हम फोन में क्यों देख रहे हैं। हाँ, एक रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट, यानी कैश बुक बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना दूर आगे चले। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, हमने सारा एसेट्स ट्रांसफर करवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, इस कमरे में सारे एसेट्स आ गए। अब मेरे पास बचा है कि सारी लाइबिलिटी। मेरे को ये बात बताओ, लाइबिलिटी में हमारे पास क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्या क्या होती है? सबसे पहले कैपिटल होता है ए बी सी, उसके बाद क्या रहता है, कुछ रिजर्व रहते हैं उसके बाद क्या रहता है, बोलो फटाफट से। लोन रहता है, ये लोन कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और क्रेडिटर रहता है, बिल्स पेबल रहता है, और क्या, पीएल का क्रेडिट बैलेंस रहता है। और बताइए, और कुछ दिमाग में आ रहा हो? पीएफ रहता है ना, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड रहता है, और कुछ रहता है, कंटिजेंसी रिजर्व रहता है ना, यही सब रहता है। इस पे बात कर ले अब। सबसे पहले कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जैसे ओपनिंग बैलेंस आप बाई बैलेंस लिखते थे ना डेथ वगैरह में, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। रिजर्व बांट दोगे, रिजर्व जो गुल्लक है, ये तो किसी एसेट पे नहीं बना है, तो ये सीधा सीधा जैसे पहले बांटते थे वैसे ही बांट देंगे। लोन, अब ये बड़ा झंझट का चीज है लोन। ये अगर आउटसाइडर का है, आउटसाइडर का है, बाहर का है, आईसीसी वाले पढ़ रहे हैं आउटसाइडर, हमको नैन्सी बोलते हैं सर आप एक बार पढ़ लीजिए। हम बोले क्यों? हम बोले क्यों? बोले आपको पता चल जाएगा अकेले रहने में क्या दुख है। मालती जोशी का कहानी है ना, पढ़िए तुम लोग आईसीसी वाले। लोन अगर आउटसाइडर है, मतलब बाहर वालों का है, पार्टनर ने लोन नहीं दिया है, वो ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये तय कर लिया था कि अगर आउटसाइडर का कोई लोन वगैरह है तो वो ट्रांसफर होगा। बाहर वालों को, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या बना रहे हैं, बाहर वालों का पेमेंट करने के लिए, तो बाहर वालों का लोन रहेगा तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। वाई, हम यहाँ पे वाइफ लोन लिख दे रहे हैं, आप इससे समझ लीजिएगा कि आउटसाइडर का है, किसी का भी आउटसाइडर। तो आउटसाइडर ही मानते हैं। अगर किसी पार्टनर का लोन रहेगा तो लिखा रहेगा, अब केवल लोन लिखा रहे तो आउटसाइडर ही मानते हैं। अगर पार्टनर लोग लोन दिए रहेंगे तो लिखा रहेगा एबीसी का लोन है। अगर एबीसी किसी का नाम नहीं लिखा है तो हम उसको आउटसाइडर ही मानते हैं। वाइफ का लोन लिखा रहेगा तो वाइफ का मानेंगे, और क्या। चले आगे। आगे बढ़े। आपने कहा क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएगा, बीपी ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल कहां चला जाएगा? बांट दोगे जैसे बांटते थे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को हम लोग एक बार अलग से पढ़ेंगे, इनमें बहुत सारा केस आता है ना, याद है आपको? थोड़ा थोड़ा रिटायरमेंट में पढ़ाया था कि ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, ये सब। तो वहां पे एक बार इसके बारे में इस बार अलग से फिर से यहाँ पढ़ेंगे। ये क्या है? कंटिजेंस रिजर्व, ये तो आप बांट देंगे। तो मतलब अगर कोई गुल्लक वगैरह बना रखा है आपने, तो वो क्या करेंगे, पार्टनरों का है, पार्टनरों को बांट देंगे। क्लियर है? अब मेरा एक इसमें बात आएगा कि जर्नल बताइए, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अगर क्रेडिटर को ट्रांसफर करोगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? ये क्रेडिट है, यानी ये अकाउंट डेबिट होगा, और जहां ट्रांसफर होगा वो क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये बड़ा अच्छा बात आपने कहा है। अब इसको मिटाएं थोड़ा सा, क्योंकि अब हम आपसे जर्नल पूछने वाले। मिटा दें इसको, लेना है इसका प्रिंट, लेना है, लेना है इसका प्रिंट, ले लो। कभी आपने बताया है और हम लिखेंगे। इतने देर में हमने केवल एक बात सिखाया है कि एसेट्स को ट्रांसफर कैसे करते हैं। एसेट्स को ट्रांसफर, जर्नल एंट्री बताओ सीधी का क्या होगी? एसेट जब ट्रांसफर करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, बताओ अच्छा। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? हाँ, देख के किताब बोलोगी तो सही हो ही जाएगा। क्यों गलत है? अभी इतना एक एक पॉइंट पकड़ के बता रहे हैं, फिर कह रही गलत होगा। क्यों गलत होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कहाँ ट्रांसफर करती हो एसेट को? डेबिट में, तो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है और सारे एसेट क्रेडिट हो रहे हैं। और टू, जो भी एसेट ट्रांसफर करोगी वो एसेट ट्रांसफर होगी। नंबर ठीक है? ठीक है। सारा लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होगा? लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बताइए, बताओ। आदित्य बताओ भाई। उल्टा एंट्री बोल दो बस, और क्या करना है, और कुछ तो करना नहीं है। लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर हो रहा है?
क्रेडिटर में जरा एंट्री बताओ, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो भी लायबिलिटी है वो डेबिट होके खत्म हो जाएगा, और वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पहले इतना बात आप पक्का करिए, हाँ करिए, उसके बाद चर्चा आगे चलेगी। इतना दूर आप पक्का हाँ करिए, ठीक है। बाकी कैपिटल ट्रांसफर करने की एंट्री आती है आपको, रिजर्व बांटने की एंट्री आती है आपको, कैसे बांटा जाता है, पीएसआर में बढ़ जाता है, ये पता है। चले आगे बढ़े, तो हम एक स्टेप बढ़ गए, हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उन्होंने जैसा कहा हमने उनको सारा एसेट दे दिया और सारी लायबिलिटी दे दी। अब इसके बाद एक प्रश्न और आता है, बताएं क्या प्रश्न आएगा। प्रश्न ये आया कि हम जब सामान उनके अकाउंट में रखवा रहे थे, जब कमरे में रखवा रहे थे, तो वो लोग गिन गिन के बैलेंस शीट को ना देख देख के बोल रहे थे, मशीन कहाँ है रखवाइए, ये कहाँ है रखवाइए, इस तरह से रखवाए थे और रखवाया। रखवाने के बाद उन्होंने एक चीज देखा कि भाई इनके पास में 3 टाइपराइटर है। 3 टाइपराइटर है। हाँ, तो 3 टाइपराइटर है जो बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, और लेकिन फिजिकल फॉर्म में हमको दिख रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में हमको दिख रहे हैं, तो कह रहे ये भी कमरा में रखवाओ। मेरा क्वेश्चन ये है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये ट्रांसफर उस कमरे में होगा या नहीं होगा। पहले रीवैल्यू करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है हमें। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है ना, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम में बनता है, यहाँ कोई रिवैल्यूएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस क्या करना है, बनाना ही नहीं है हमको, हमें तो आज बेच देना है, रिवैल्यू करके मतलब क्या है। बोलो ट्रांसफर होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, अच्छा, मतलब 3 टाइपराइटर दिख रहे हैं, कह रहा है इसको कैश बुक में लिख डालिए। देखो अभी ध्यान से समझना, अगर उनके पास में 3 टाइपराइटर हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, इसको हम क्या नाम देते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट। तुम अपने अकल से सोच के देखो, अपने प्रैक्टिकली सोच रहा, हम जो भाई किताब क्या कहता है उसको भूल जाओ, प्रैक्टिकली अकाउंट्स में मजा लोगे तो मजा भी आएगा। चार्टेड अकाउंटेंट क्या कहेगा, ये 3 टाइपराइटर भी रखवाइए उस कमरा की नहीं, क्योंकि इसको भी तो बेचा जा सकता है, इससे भी पैसा रियलाइज हो सकता है, तो कमरा में रखवाएगा कि नहीं रखवाएगा, रखवाएगा। तो फिजिकली तो रखवा लिया, एंट्री बोलेगा मत करो, एंट्री बोलेगा मत करो, क्यों नहीं एंट्री करवा रहा है ये बताओ। ऐसा मान रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं, तो इसका रियलाइजेबल वैल्यू 0 है। रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसलिए कहता है फिजिकली ट्रांसफर करो, फिजिकली ट्रांसफर कर दो, बिकेगा तो देखा जाएगा, नहीं बिकेगा तोड़ ताड़ के स्क्रैप कर देंगे, जो बिके वही बहुत बड़ी बात है। तो फिजिकली वो ट्रांसफर करवा लेता है लेकिन एंट्री नहीं करवाता। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये टाइपराइटर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा क्यों नहीं, क्योंकि है, एसेट है, हमने खरीदा है, तो इसको दिखाया क्यों नहीं गया है। तो आप लोग 11 में एक चैप्टर पढ़ के आए थे, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट में कुछ था ना, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, धारणा, मान्यता और सिद्धांत, एक चैप्टर थे ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी में एक कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाया गया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं जो मटेरियल है, और जो इमटेरियल चीजें उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्या मतलब है, यहाँ मटेरियल का संस्कार बताएगा, बताओ भाई, संस्कार मटेरियल का क्या मतलब है। बोलो, नहीं पता है तो बोल देना कि नहीं पता है, कोई बात नहीं, बता देंगे, कोई बात नहीं। पता है मटेरियल का मतलब, पता है तो बता, कह रहे आप ही बताइए, हम क्या बताएं। सुनो, मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल जो शब्द आता है ना, तो जनरली बच्चे सोच लेते हैं कि मटेरियल का मतलब है कोई वस्तु, है ना। यहाँ पे मटेरियल का मतलब वस्तु से नहीं है, यहाँ मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस से, कि अगर कोई ऐसा चीज मिलेगा, कोई ऐसा चीज है जो मटेरियल है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और कोई ऐसा चीज है जो इमटेरियल है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। कल्पना करो, अच्छा प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हारे पिताजी का मंथली इनकम कितना है, एक ऐसे ही, हम तो भाई नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी हम एग्जांपल से पूछ रहे हैं, कितना है मंथली इनकम। 50,000 है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपया पिताजी की मंथली इनकम है, तुम्हारा चप्पल टूट गया, ठीक है,
क्या बोल रहा है? बोला चप्पल क्यों टूटेगा? हाँ, चलते चलते टूट जाता है। तो चप्पल टूट गया, अब तुम पिताजी से बोले कि पिताजी चप्पल हमको दिला दीजिए, ठीक है? तो पिताजी तुमको चप्पल दिलाए, कितने का आएगा चप्पल? 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए का हवाई चप्पल आ जाएगा यार? नहीं आएगा 100 का, तो 200 ले लो, ठीक है? 200 में आ जाएगा ना भाई? हकीकत में ये लोग समझ लेते हैं चप्पल ही दिला देंगे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। तो 200 रुपए का एक चप्पल खरीद लिए। पिताजी की मंथली इनकम कितना है बोल के रखा है? 50,000 रुपया, और 200 रुपए का चप्पल खरीद लिए। तो क्या ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको खाता में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? खाता में लिखें कि 200 का चप्पल दिलाए, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। लेकिन 50,000 में तुम्हारे नाम पे एक उन्होंने LIC प्रीमियम खरीदा जिसकी प्रीमियम है 20,000 रुपए। अब उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे खाता में? तो याद रखना, इस पे एक बहुत अच्छा छोटा सा स्टोरी आप देखे भी हैं, हम आपको खाली रिकॉल कर रहे हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा है? जब वो लोग मोना के शादी में खाना खा के आते हैं, तो जो क्या था, रणछोड़ दास चांचड़ और वो क्या थे, दीन जो था, जो दोनों हाथ से लिखता था, वायरस, वीरू सहस्त्र बुद्धि, है ना? तो वो जब उनको ऑफिस में राजू रस्तोगी को और फरहान को लेके आता है, तो एक पोर्टेबल क्या रहता है उनके पास, बोर्ड में लिखते हैं रणछोड़ दास के पिताजी का इतना अर्निंग है। कितना लिखते हैं? शायद 2.5 करोड़ या 3 करोड़ लिख देता है। जो भी लिखता है 2.5 करोड़ या 25 करोड़ लिखता है, बोलता है ये उनके मंथली इनकम है। उसमें से अगर 1-2 जीरो कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन और 2 जीरो कम हो जाए, और 2 जीरो कम हो जाए तो तुम्हारे पिताजी की अर्निंग है, और 2 जीरो कम हो जाएगा तो तुम्हारे मम्मी का अर्निंग है, और उसी में खुजली क्रीम आएगा। याद आ रहा है? सीन देखिए वो पिक्चर ना। तो मटेरियल और इमटेरियल का यही मतलब है। अगर मेरी अर्निंग 15 लाख रुपए महीने की है और हम 25,000 रुपया कोई खर्चा किए, तो ये इमटेरियल बात है। 3,000 का एक टाइपराइटर खरीद, इमटेरियल बात हम नहीं लिखते। लेकिन अगर मेरे पास में 1.5 लाख की इनकम है और 50,000 का कोई खर्चा हो गया, तो ये मटेरियल है, इसको लिखना पड़ेगा। एक ही चीज किसी के लिए मटेरियल होता है, किसी के लिए मटेरियल हो जाएगा। मान लो किसी का फर्म ही छोटा है, उसकी मंथली इनकम ही 50,000, 15,000, 20,000 है, वो जो टाइपराइटर लेके आएगा वो एसेट के फॉर्म में दिखाएगा। इसलिए कभी कभी तुमको बैलेंस शीट में एसेट में दिखता है टाइपराइटर है, और कभी कभी नहीं दिखता है। तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज मटेरियल या इमटेरियल है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे बिजनेस का साइज कितना है ना? उससे पता चल जाएगा मटेरियल की मटेरियल। तो अगर टाइपराइटर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो एसेट नहीं है, हमारे लिए नेग्लिजिबल है, हम उसको जीरो मान के चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फिजिकली तो ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है, लेकिन बिकेगा, बिकेगा तो प्रॉफिट तो होगा ही, तब हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी है तो उसको हम अकाउंट फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन बट दे एग्जिस्ट, उस कमरे में अभी भी हैं, वो हमको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो जीरो वैल्यू पे है। जीरो वैल्यू हम समझ रहे हैं। मान लो मेरे पास नीचे जो क्या नाम है, कोई है नीचे दुक्काटी उक्काटी बेचता होगा, मान लो ऐसा ही, उससे हम 100 रुपए का दुक्काटी लेके आए हैं, लाइबिलिटी है, चुकाना तो है। क्या करें, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट पे तो नहीं दिख रहा है, चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? चुकाएंगे, रियलाइजेशन तो बन में हमको डाला। तो फिजिकल फॉर्म में जब चार्टेड को बोलेंगे तो हमको कहेंगे हमारे पास 3 टाइपराइटर है, ये भी रख लीजिए, और 100 रुपया का हमारे पास धूप बत्ती का कर्जा है, वो भी चुकाना है आपको। तो सारे कर्जा और सारे एसेट ट्रांसफर कर दें। समझ में आया ये बात? समझ में आ गया इतना दूर तक? तो अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में हुए हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांसफर नहीं होगा, इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? इसका सीधा कारण है कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू अभी वो जीरो मान रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया बात? तो ट्रांसफर का सारा बात हम कर लिए, अब आगे का चर्चा चलेगा। आप थोड़ा इधर घूमो। हाँ, पानी पिला दो भाई, थोड़ा 1 मिनट रोक लो इसको। अब मेरे पास सारा एसेट्स और सारा लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है। मेरा एक प्रश्न है कि आज हमने अपने बिल्डिंग जो ट्रांसफर किया था, बिल्डिंग के पेपर, आज एक एसेट पकड़ रहे हैं खाली। इस बात को समझिएगा, कोई भी आप एसेट पकड़ लो, कोई भी एसेट। मान लो हमने मशीन को पकड़ लिया, देखो रूल हम कभी किताब से पढ़ा ही नहीं रहे, अभी आपको पूरा रूल पहले पढ़ा के फिर वहां से मिला कर देंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे हमने कहा था, भाई वही लिखा है। मेरे पास एक प्रश्न है कि एक एसेट
तो याद रखना इसका जनरल एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करते, उसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन फिजिकल फॉर्म में वो ट्रांसफर हुआ है। एक एसेट हमने उठाया अपने उस कमरे में से, फर्नीचर को मान लो उठाया, इस फर्नीचर को हम क्या क्या कर सकते हैं इस फर्नीचर के साथ। पहला ऑप्शन है कि सर पहला ऑप्शन तो हम सेल कर दें, इसको सेल कर दें, पहला ऑप्शन यही है कि भाई बेच दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, इसको बेच के जो पैसा आएगा उस पैसे को आप कैश बुक में रखिए, फिर लाइबिलिटी सारा चुकाइएगा। मेरा प्रश्न इससे आगे है, सेल के अलावा क्या हो सकता है, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है वो बता लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपना मुंह देखेंगे और मेरा मुंह देखेंगे। बताइए, प्रैक्टिकली सोचना, इस फर्नीचर के साथ क्या किया जा सकता है। पार्टनर ले जाए, देखो एक ऑप्शन बोल रहा है कि बेचने में अगर कम दाम मिल रहा है तो पार्टनर कह रहा है कि भाई हम ही को दे दो, टेकन ओवर बाय पार्टनर। इन्होंने एक ऑप्शन बताया कि टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर कह रहा है हमें दे दो, क्या बेचने के चक्कर में पड़े हो, थोड़ा मिल रहा है हमको दे दो। पहले मेरा एक प्रश्न है, पार्टनर को हम ले जाने देंगे कि नहीं देंगे, वो कह रही है ले जाने दीजिए, हम कह रहे हैं ले जाने देंगे कि नहीं ले जाएंगे। तो दो कंडीशन है, ध्यान से सुनना इस बात को, हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं इसलिए अगर सारे पार्टनर सॉल्वेंट हैं, सब पैसे वाले हैं कि भाई कुछ कमी होगी तो हम दे सकते हैं, तब तो हम कहेंगे कि ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई तुम्हारा कैपिटल माइनस में चला जाएगा, इतना कैपिटल है उससे ज्यादा तुम एसेट्स उठा ले जाओगे, हम पैसा मांग लेंगे तुमसे। और अगर इंसॉल्वेंट है कोई पार्टनर तो क्या हम एसेट बोलेंगे, एक तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दूसरा कह रहे हो बिल्डिंग हमको दे दीजिए, फर्नीचर हमको दे दीजिए, उस केस में हम छूने नहीं देते, उस केस में हम छूने नहीं देते। यानी जहां पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में क्या होता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है पूरा फर्म ही, तो हम एसेट को बेचते हैं और उस केस में ये वाला पार्ट नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे लेवल में सारे पार्टनर सॉल्वेंट रहेंगे सारे सवाल में, इसलिए ये वाला पार्ट हो सकता है। इसके अलावा बताइए, दो पार्ट हो गया। हाँ देखो रणवीर का भी दिमाग आज चला है, क्योंकि कभी कभी आता है बेचारा, लेकिन क्या करें, तुम थोड़ा सा क्लास कम एब्सेंट किया करो। सेट ऑफ कह रहा है कि हम सेट ऑफ कर देंगे, मेरे पास में फर्नीचर है और एक क्रेडिटर है कह रहा है कि हमारा पैसा दीजिए, हम बोले देखो अभी पैसा है नहीं, तो बोला अच्छा, हम बोले हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो बोला ठीक है सर हमको आप अपना फर्नीचर ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने यहाँ फर्नीचर लगवा लेंगे। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चलो तो यही तीन केस है, इसके अलावा भी और कोई दिमाग में आ रहा है तुम्हारे के? एक्सचेंज किससे क्या करेगा, जला देगा। कह रहे जला देंगे भाई, बेच के कर्जा चुकाना है, कह रहे कौन बोला जला देंगे, बोल रहे ठंडा लगेगा जला देंगे, ऐसे नहीं करते, जला वाला नहीं। बोलो क्या बोल रहे थे, जलाएंगे नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तेज चेहरा ही लाल हो गया देखो, आज इतनी खुशी मिली है कि क्या बताएं। जलाएंगे नहीं, हमारा उद्देश्य है कि कितना ज्यादा हम बेच सकते हैं, हमको तो पैसा चाहिए। जला के थोड़ी तो वैसे ही लुटा दो भाई, इनको लूट ले जाओ जिसको जरूरत है। ध्यान से सुनना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं भाई, या तो आप बेच दो या सेट ऑफ करवा दो या खुद लेके चले जाओ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन अभी तक तो नहीं पता है। रेंट पे दे दोगे, धंधा तुमको खत्म करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। तो वसूले कौन पैसा, उसका भाड़ा कौन वसूलेगा, आज रेंट पे दे दोगे तो वसूलेगा कौन, उसका भाड़ा तो वसूलना पड़ेगा ना हर महीना या हर साल, कौन वसूलेगा। धंधा तो खत्म हो जा रहा है, तुम तो इंग्लैंड जाने वाले हो, धंधा बंद करके बाहर जाने वाले हो, फिर कौन वसूलेगा। ठीक है, ऐसे ही बुद्धि चलते रहना चाहिए, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए ताकि हम सीख पाए। मेरा एक प्रश्न है, इधर दिखाओ। पहला कंडीशन है कि अगर हम सेल करें, जनरल एंट्री क्या बनेगा, एक हमने फर्नीचर को बेच दिया, ये फर्नीचर बेचा है, 40,000 का फर्नीचर है, 40 से कम में बिक सकता है, ज्यादा में बिक सकता है। ध्यान से सुनना, और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बात को ध्यान से बताना, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है। हाँ जी, क्रेडिट, कम से कम इतनी बात तो सही जवाब दिया। लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनना, 40,000 का मेरा फर्नीचर है, 40 से ज्यादा में भी बिक सकता है, 40 में भी बिक सकता है, और 40 से कम में भी बिक सकता है। तो तीन केस पकड़ते हैं और तीनों केस में हम एक एसेट को समझाएंगे तो सब एसेट समझ में आ जाएगा। 40 का चीज 40 में बिका, जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए, कौन बताएगा, मौसम बताओ जनरल एंट्री।
40,000 का फर्नीचर चार्टेड अकाउंटेंट ने 40,000 में बेच दिया, जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश टू फर्नीचर, ठीक है, कैश टू फर्नीचर। तुम बोलो क्या होगा, बोलो। कैश टू फर्नीचर, नालायक हो सब लोग। कैश टू रियलाइजेशन, अब हमने कहा था जब ट्रांसफर किया था तो फर्नीचर का तो लेजर ही खत्म हो गया था, कहां से आपको फर्नीचर दिख रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना लिख रहे हैं? मान लो हम 50,000 में बेचे। अच्छा 50,000 में बेचे, 10,000 का प्रॉफिट हुआ मेरा, तो क्या करें? 10,000 कहां जाएगा? कहीं कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब आप एंट्री करोगे कैश बुक में 50,000 लिखोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को कितना लिखोगे? रियलाइजेशन को अकाउंट को क्रेडिट कितना करोगे? 50,000 से। तो यहाँ क्या लिखोगे? बाई कैश लिखोगे, फर्नीचर लिखोगे, कितने का रियलाइज हुआ? 50 का। तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है सर जब 10,000 का प्रॉफिट है वो क्यों नहीं लिख रहे? वो अपने आप ऑटो एडजस्ट हो गया। 40,000 से तुमने डेबिट किया था, 50,000 से क्रेडिट किया, 10,000 तक क्रेडिट में रह गया कि नहीं रह गया? तो प्रॉफिट लॉस को आपको बुक नहीं करना है कभी भी। रियलाइजेशन करते समय प्रॉफिट लॉस नहीं बुक करना है कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का लॉस हुआ, ये सब नहीं सोचना है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? अगर यही चीज 30,000 का बिका होता तो हम क्या लिखते भाई? 30,000 लिखते। इसका मतलब यहाँ 30,000 लिखते। अब आराम से देखो 10,000 का लॉस बुक हो गया कि नहीं अपने आप? 40,000 आपने डेबिट किया था, 30,000 क्रेडिट किया, तो 10,000 का लॉस बुक हो गया अपने आप। और अगर ज्यादा लिख लो तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो अलग से आपको प्रॉफिट लॉस के लिए सोचना नहीं है, ठीक है। एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, सबकी यही एंट्री होगी। अब मान लो टाइपराइटर की बात चल रही है, टाइपराइटर हमने 3 टाइपराइटर 5,000 में बेच दिया, जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो भी पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? रियलाइजेशन दुकान से तो जा रहा है, तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे बाई आप टाइपराइटर लिखेंगे 5,000। अब सोचो टाइपराइटर यहाँ है ही नहीं और टाइपराइटर आपने बुक कर दिया 5,000 का, प्रॉफिट हो गया कि नहीं पूरा का पूरा? जो एसेट आपने जीरो वैल्यू पे ट्रांसफर किया था उसको बेच के 5,000 का मिला, वो 5,000 आपका फायदा है, पूरा का पूरा फायदा है। समझ में आ गया अभी? तो रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, बिकेगी तो यही एंट्री होगा, ठीक है। इतना दूर पक्का? आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन हमारे पास ये चल रहा है, आपका 7 बज गया है लेकिन अभी हम पढ़ाएंगे, घबराना नहीं। 7 बज गया घड़ी में, लेकिन अभी पढ़ाएंगे थोड़ा देर। ये बताओ, दूसरा कंडीशन इन्होंने बताया था कि टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर उठा ले जाए, पार्टनर्स टेकन ओवर। घसीट के लिख रहे हैं क्योंकि आपके शीट में लिखा हुआ है, वो सब वहां से मिल जाएगा, खाली समझो। यहाँ पे जनरल एंट्री बताइए क्या होगा? 40,000 का फर्नीचर है, बाजार में भाव लग रहा है 12,000, 13,000, 14,000। हमने कहा कि भाई एक पार्टनर कह रहा है ये पागलपंती चल रही है, 40,000 का फर्नीचर हम 10,000 में बेच देंगे, 15,000 में बेच देंगे, 30,000 में हमको दे दो। तो हम क्या मना करेंगे? नहीं ठीक है ले जाओ, 30,000 में तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ। जनरल एंट्री क्या बनेगी? अगर वो कोई एसेट निकाल रहा है तो उसका कैपिटल घटेगा कि नहीं घटेगा? एसेट अगर निकालेगा तो कैपिटल घटेगा, टेकन ओवर। तो क्या लिखेंगे? मान लो ए कैपिटल ए निकाल रहा है तो ए के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और टू कहां जाएगा? टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ गया? ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड है ही नहीं, रिकॉर्डेड सब रिकॉर्डेड ही होते हैं, खाली यहाँ पे जीरो वैल्यू पे रिकॉर्ड है, बस ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ठीक है। जो पार्टनर निकालेगा यहाँ पे क्या लिख देंगे? भाई रियलाइजेशन ए के कैपिटल के वजह से 30,000 रुपए का निकाल लिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, कारण ए का कैपिटल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने 2 बात सीखा है, तीसरा बात है कि सेट ऑफ कर दीजिए। अगर हम सेट ऑफ कर दें तो जनरल एंट्री सेट ऑफ की क्या होगी बताइए? एक लाइबिलिटी, सुनो चलो यहाँ पे देखते हैं। मेरे पास यहाँ एक क्रेडिटर पड़ा हुआ है 30,000 का, वो कह रहा है सर हमको ना ये फर्नीचर दे दीजिए 30,000 में, सेट ऑफ कर दीजिए। 40 दाम है, वो कह रहा है 30 में सेट ऑफ कर दो। हमने डन कर लिया कि ले जाओ भाई। जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट। और इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट। लाइबिलिटी खत्म होगी तो क्या होगा? डेबिट होगा।
और एसेट खत्म होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और दोनों को हम रियलाइजेशन मान के रखे क्योंकि कमरे में ट्रांसफर है, तो एंट्री क्या बनना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये कैसा एंट्री हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ये वाला खत्म हो गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट ये खत्म हो गया। लेकिन जर्नल एंट्री हमारा बन रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही अकाउंट को डेबिट और एक ही अकाउंट को क्रेडिट, ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए सेट ऑफ की एंट्री कभी नहीं करते, सेट ऑफ की एंट्री कभी नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि अगर म्यूचुअली एक डेटर और एक एसेट और एक लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि दोनों एक ही अकाउंट है, डेबिट भी वही है क्रेडिट भी वही है, इसलिए सेट ऑफ की एंट्री नहीं होती। अब मान लो ये 30,000 रुपया है और ये 40,000 रुपया है, ये कहता है सर आप फर्नीचर हमको 20,000 रुपये दे दीजिए और 10,000 हमको कैश दे दीजिए। तो जितने रुपए का सेट ऑफ करेंगे उसकी एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बात को, हमने 40 का 20 से सेट ऑफ किया, उसकी एंट्री नहीं करनी है, लेकिन 10,000 कैश दे रहे हैं उसका तो सेट एंट्री करना ही पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम क्रेडिटर नहीं बोल सकते। अब सारे एसेट और लाइबिलिटी इस कमरे में ट्रांसफर है, तो इस कमरे का नाम रियलाइजेशन है, इसलिए रियलाइजेशन बोल रहे हैं। तो सारे एसेट को ये आदत बना लो कि अब एसेट का नाम भले ही तुमको दिख रहा है लेकिन आपको बोलना क्या है, रियलाइजेशन। ट्रांसफर होते ही सारा एसेट का लेजर खत्म हो जाता है। ठीक है, इतनी दूर बात समझ में आई है। तो 3 काम होता है एसेट के साथ, 3 काम होता है। क्या क्या 3 काम हो सकता है, या तो बेच दें, एंट्री बताइए बेचने की एंट्री, तरुण बता बच्चे क्या एंट्री होगा अगर हम कोई एसेट बेचते हैं तो। नहीं ठीक है, वो घबरा गया, आराम से बोलो क्या एंट्री होगी। हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक एसेट हम बेच रहे हैं, हाँ फर्नीचर ये बेच रहे हैं, जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ। बस यही होगा, और क्या होता है क्या, यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया। और अगर पार्टनर ड्राइंग कर ले तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर हम सेट ऑफ करें तो नो एंट्री नहीं होगी, कहां तक, जितने रुपए की वैल्यू का सेट ऑफ होता है। याद रखना, ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक सीधा बात याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, लेकिन हम लास्ट में उसको सीधा कर रहे हैं। रिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेट ऑफ होगा, कोई एंट्री नहीं। रिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेट ऑफ होगा, कोई एंट्री नहीं। अनरिकॉर्डेड एसेट से रिकॉर्डेड लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, कोई एंट्री नहीं। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, एंट्री ट्रांसफर करेंगे, कोई एंट्री नहीं। यानी कभी भी किसी भी सूरत में अगर आप एसेट को और लाइबिलिटी को, इवन दोज एसेट्स आर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, और लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, आप सेट ऑफ कर रहे हैं, कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब मेरे पास एक टाइपराइटर है, नीचे धूपकाठी वाला जो 100 रुपए 200 पाता था, दे दिए, कोई एंट्री नहीं करनी है। हाँ उसके बदले में कुछ पैसा वैसा ले ले तो वो अलग बात है, पैसा लेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी। जितने रुपए तक हम सेट ऑफ की एंट्री करते हैं उतना दूर तक नहीं होते। बात समझ में आ गया कि नहीं बोलो, तो इतनी दूर बात समझ में आई है। अब आइए लाइबिलिटी पे। अब ध्यान से सुनो लाइबिलिटी की बात। एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर या वाइफ का लोन, मान लो, ठीक है। इसके साथ क्या काम कर सकते हैं, इसमें भी 3 काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं, या तो पे कर दें भाई, मान लो पे कर देते हैं, तो पे करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू कैश, भाई खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट हो गया। दूसरा कहता है, मान लो कि अभी पिछले दिन उन लोगों के एग्जाम्पल में दिया था कि भाई बहन दो एक पढ़ने आती है, तो उसका बताया कि नैन्सी और इशिका है। तो हम बोले कि मान लो इशिका तुम्हारे पार्टनर में भाई बहन है, लोन देती है तुम्हारे फर्म को, तो कैसे कर सकते, एक तो तरीका होता है कि इशिका को फर्म चुका दे, पेमेंट कर दे, और एक ये हो सकता है कि नैन्सी बोले कि अरे वो मेरी दीदी है, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप वो दीदी वाला लोन जो है मेरे मत्थे डाल दो, हम चुका लेंगे। तो अगर कोई लाइबिलिटी क्या कोई पार्टनर ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। कोई लाइबिलिटी वो कहे कि मेरे घर के पास वाईफाई का बिल जमा होता है, आप उसका पैसा हमको दे दीजिए, हम जमा कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये मत सोच लेना कि भाई रास्ता में कहीं खा गया पैसा तो क्या होगा, वो जिम्मेदारी ले रहा है तो इसका मतलब वो दे देगा। अब सोचो मान लो कि मेरे पास एक वाइफ का लोन है और पार्टनर कह रहा है कि हमको दे दो, हम ले लेंगे। तो वाइफ का लोन अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, भाई ये खत्म करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और पैसा कहां दिया, हम पैसा तो दे नहीं रहे, ये पैसा हम पार्टनर के कैपिटल में डाल देते हैं। जैसे
वो एसेट्स निकालता है तो उसके कैपिटल से पैसा काट लेते हैं, अगर वो लाइबिलिटी लेता है तो उसके कैपिटल में पैसा डाल देते हैं कि भैया ये तुम संभाल लेना। मान लो 20-30 हजार का लोन है, 40 हजार का लोन है, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और कहेंगे कि भैया तुम ये लोन चुका लेना, तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है, तुम आराम से चुका लेना, तुम 30 में चुकाओगे कि 28 में चुका लोगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमको मतलब नहीं। तो ये कब से ऐसा होता है, लाइबिलिटी कब ले लेते हैं, जैसे मान लो कि पार्टनर है और उनकी वाइफ का लोन है, तो वाइफ थोड़े ना आके मांगने आएगी, पार्टनर ही कह देते हैं कि वाइफ का लोन मेरे जिम्मे दे दो, हम कर लेंगे। ऐसे ही होता होगा, प्रैक्टिकली ऐसे ही सोच लो ये होता होगा। तो इसमें क्या होता है, 3 केस यहाँ पे अब आइए तीनों केस लिख लेते हैं फटाफट से। एसेट्स के बारे में 3 केस लिखेंगे और लाइबिलिटी के बारे में 3 केस लिखेंगे। तो पहले आप एसेट्स का बताएंगे। एसेट्स में अगर सेल होगा तो जनरल एंट्री बताओ, सेल होगा तो क्या एंट्री होगा, बोलो क्या एंट्री होगा, तरुण सो गया। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आएगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा, सेल वैल्यू, कितने में ट्रांसफर है वो नहीं लिखा जाता है, कितने में सेल हुआ, क्योंकि सेल अगर हम वैल्यू पे लगाते तो प्रॉफिट लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ये हमने दिखा दिया। दूसरा, अगर ये पार्टनर, इसको पार्टनर लोग क्या कर लें, पार्टनर्स ड्राइंग कर लें, पार्टनर कह रहा है हमें दे दो, तो हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, बताओ, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के पैसे से काट लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू, बोलो, टू रियलाइजेशन, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू पे होगा, ऑलवेज अग्रीड वैल्यू पे, सेल पे। नंबर 3 हमने क्या किया, सेट ऑफ की एंट्री, अगर हम सेट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, गाना गा देना, नो 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 एंट्री, एकदम कोई एंट्री नहीं करना है। रणवीर सर बोले क्या कर रहे हैं आप, आगे बोलो। लाइबिलिटी के केस में बताइए, अगर हमने लाइबिलिटीज चुकानी है तो सबसे पहले अगर लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, पे ऑफ करेंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यही बनेगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, दूसरा, अगर लोन टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर अगर ड्राइंग कर ले, पार्टनर टेकन ओवर, तो यहां पे क्या होगा एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एकदम उल्टा एंट्री चल रहा है, देख रहे हो ना। और तीसरे वाले केस में तो आपने बता ही दिया है कि नो एंट्री होती है, ठीक है। ये रहा आपका, हमने 4 बातें सीखी अभी तक, क्या क्या सीखा बताओ। सबसे पहले हमने सीखा है कि सारा एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। फिर हमने जनरल एंट्री बता दिया ऊपर, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर की जाती है, एंट्री बता दिया, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर हमने कहा कि एक एक एसेट्स को बेचा जाएगा और एक एक लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। तो एसेट के साथ बेचने का 3 कंडीशन है, यानी निकालने का 3 कंडीशन है, या तो बेच के निकाल दो, या पार्टनर ले जाए, या सेट ऑफ कर दे। अगर पार्टनर ले जाएंगे तो ये एंट्री होगी, बेचेंगे तो ये एंट्री होगा, और सेट ऑफ करेंगे तो कोई एंट्री नहीं होगा। इतनी दूर बात समझ में आई है, आगे की चर्चा चले या रुके, अभी और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, बता दें। ये सारा काम हुआ, हमने पे ऑफ कर दिया, सारा काम हो गया, काम खत्म। काम खत्म होने के बाद में एक काम बचा हुआ है, जो चार्टेड अकाउंटेंट आया था वो फ्री में नहीं काम करेगा, पैसा लेगा कि नहीं लेगा। तो एक चीज हमें बताना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके ऊपर एक विशेष चर्चा चलती है, और वो अगले दिन की चर्चा है हमारी। जो जो टॉपिक छूटा है वो टॉपिक खत्म करेंगे अगले क्लास में और बताएंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मान लो चार्टेड अकाउंटेंट जो आकाश आया था, उन्होंने कहा कि सर 20,000 रुपये हमको दे दीजिए, रियलाइजेशन खर्चा पूरा हुआ। रियलाइजेशन का मतलब खाली उसका फीस नहीं है, हमसे कोई एसेट्स खरीदा, बोला मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, तो भाई भाड़ा वाड़ा भी तो लगा होगा, मजदूरी से उतरवाए होंगे, कहीं से चढ़वाए, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारे खर्चे मिला के हमारा 20,000 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में 4-5 केस आते हैं, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये अगले दिन की चर्चा है। तो मान लेते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टोटल जो है 20,000 रुपए, और ये रियलाइजेशन करवाना किसका जिम्मेदारी था, फर्म का कि पार्टनर का, किसका जिम्मेदारी है, आप बताइए। फर्म का जिम्मेदारी, पार्टनर लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं है। पार्टनर तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, कुछ बचे तो हमको दे देना, नहीं तो जाने दो।
पार्टनर लोगों का जिम्मेदारी नहीं है, तो फर्म के खर्चा है रियलाइजेशन का, तो रियलाइजेशन का 20,000 का खर्चा हुआ, जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए? जनरल एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट कर दे 20,000 रुपया। रियलाइजेशन एक ही अकाउंट है, यही खर्चा इनकम प्रॉफिट लॉस यही एक अकाउंट ही है, अब आपके पास और कोई अकाउंट नहीं है, तो रियलाइजेशन ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसको तो आप ऐसे ही बंद करेंगे ना, तो क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख दो ना, क्या दिक्कत है, एक्सपेंसेस है, चलेगा, तो पेमेंट कर दिया। अब इतना करने के बाद में हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस में या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा, यानी सारा बेच के और सारे लोगों को पे ऑफ करने में या तो कुछ बचेगा या तो हम नुकसान खाएंगे, या कोई बराबर बराबर आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी पार्टनरों को मिल जाएगा, और अगर कोई लॉस आता है तो वो भी पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और इतना करने के बाद में तब हम तो एक स्टेप पूरा कर लेंगे, यानी रियलाइजेशन हो गया, यानी बाहर वालों का सारा कर्जा खत्म हो गया, अब बाहर वालों का कोई बाकी नहीं है। एक इसमें बात आता है क्या क्या बात आता है कि अगर किसी एसेट के बारे में कुछ बोला ही नहीं सवाल में, जैसे बिल्स पेबल बोला है और कुछ बोला ही नहीं कि उसको पे किया कि नहीं किया, तो क्या करना होगा, उसको हम पे करेंगे, और कितना पे करेंगे, जितना बुक वैल्यू लिखा है, मतलब किसी भी लाइबिलिटी को हम इग्नोर करके नहीं जा सकते। किसी भी लाइबिलिटी को ऐसा नहीं कि उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, आप क्यों आप अपने हीरो बनने जा रहे हैं, क्यों पेमेंट कर रहे हैं, भाई ये नियम है, कोई भी लाइबिलिटी आपको पे करना ही होगा। जिस लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है उस लाइबिलिटी को जितना लिखा है बुक वैल्यू पे कर दिए, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि जो जो एसेट पूरा, और जिस एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है हम ये मान के चलते हैं कि पूरा पूरा रियलाइज हो गया होगा, ठीक है, वो कुछ नियम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, आज आप थ्योरी पढ़ेंगे और अगले दिन हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, रियलाइजेशन, गुडविल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा और चर्चा करेंगे। आधा घंटा लगेगा रूल बताने में, और उसके बाद हम लोगों का क्लास आगे, रुक जाओ, बंद मत करो बंद करने जा रहे हैं। अब आगे जो पढ़ाए हैं उसको देखो, आज रियलाइजेशन अकाउंट लगभग लगभग हम बता दिए हैं, ध्यान से सुनो, अपने अपने पीडीएफ में देखो क्या लिख रहा है, सुनो। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट्स टू द ऑल द क्रेडिटर्स। रियलाइजेशन अकाउंट नहीं मिला क्या, पेज नंबर 2 में है, पेज नंबर 2 में डिफरेंस के नीचे बाएं तरफ मिल गया। क्या कह रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट हम खोलते हैं अपने सारे एसेट को डिस्पोजिंग ऑफ एंड द फर्म्स मेकिंग द पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, सारे लोन को चुकाने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हमने अंडरलाइन कर रखा है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सच अकाउंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रियलाइजेशन। पूरा एसेट बेच के पूरी लाइबिलिटी चुकाने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यही बात पता लगाने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, फिर कहता है एंट्रीज ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। देखो सबसे पहले इन्होंने लिखा कि सारा एसेट्स आप जब ट्रांसफर करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है, लिख दिया आपने। जनरल एंट्री आपको पता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, मिला अच्छा, while transferring the asset to this account the following point should be kept in mind। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इन सब बातों को अपने जहन में रखेंगे, दिमाग में रख के करेंगे, और वो सारी बातें हम बता चुके हैं, एक बार पढ़ रहे हैं, सुनो। ओनली दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। जिसको हम बेच के कुछ रियलाइज कर सकते हैं वही लिखेंगे। fictitious assets such as accumulated loss like debit balance of the PL account, deferred revenue expenditure like balance of the advertisement suspense, कॉमा लगा लेना जहां जहां होगा, लगाए नहीं है, etc. are not included in the definition of assets। ये सब डेफिनेशन के एसेट्स में नहीं आते, इसलिए इनको आप ट्रांसफर मत करना रियलाइजेशन अकाउंट में। सच अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द डायरेक्टली टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये एसेट के डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए इसको क्या करना है, पार्टनर के कैपिटल से काट लेना है, जैसे प्रीवियस चैप्टर में आप करते हुए हैं। आगे बढ़े तो एंट्री इन्होंने लिखी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। आगे लिख रहे हैं बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई प्रॉफिट आता है तो ट्रांसफर कर देता है। इफ देयर इज एग्जिस्टिंग अ प्रोविजन के बारे में क्या बताया था कि कोई एसेट है उसका कोई प्रोविजन है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसको आप बांटना नहीं। तो कहता है इफ देयर इज एग्जिस्ट अ प्रोविजन अगेंस्ट द एसेट सच एज प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, asset should be transferred to the realization account at its gross figure
एसेट को आप ग्रॉस फिगर पे करोगे, मतलब डेटर 20,000 पे और प्रोविजन जो 2,000 का है वो 2,000, मतलब दोनों ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे। डेटर ट्रांसफर करते समय 20,000 ट्रांसफर करोगे, 2,000 का प्रोविजन है तो 2,000 का प्रोविजन ट्रांसफर। ऐसा नहीं करना कि डेटर 18 पे कर दे, अगर डेटर 18 पे कर दे मतलब प्रोविजन घट गया, तो ऐसा नहीं करना है। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट इज 400, तो इसलिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो 50,000 का ट्रांसफर किया है और प्रोविजन 40,000 का, एक एग्जांपल से समझाया है। आगे कह रहे हैं फॉलोइंग एंट्री शुड बी पास टू द ट्रांसफर द सच प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन होंगे तो ये सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। वेरियस रिजर्व एंड प्रोविजन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन। ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली कि कैश और बैंक को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, इसलिए उसको ट्रांसफर नहीं करते। एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यूज, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यूज, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है उस पे ही ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि कितनी वैल्यू आज पकड़ रहे हैं, बिकेगा कब ये तो पता नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस जो होगा वो अपने आप बुक होगा, देखना। फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज कह रहा है कि सारी लाइबिलिटी कैसे ट्रांसफर करेंगे, सनरी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड ऑल, यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओनली दोज लाइबिलिटीज which related to third parties are transferred to the realization account, जो बाहरी लोन वोन है उसको ही ट्रांसफर करेंगे, such as creditor, bills payable, other outside loans, provident fund, outstanding expenses, partners wife loan etc. आगे 2 नंबर पर है पार्टनर्स लोन आर टू नॉट ट्रांसफर, कह रहा है पार्टनर इंटरनल पार्टी के कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना, कह रहा है पार्टनर के लोन को भी ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि पार्टनर का लोन प्रिपेयर्ड एंड पेड ऑफ सेपरेटली, उसको अलग से पे करते हैं। बाहर वालों का पैसा चुकाने के बाद अगर कुछ बचता है तो लोन वाले को चुकाते हैं। किसका लोन? पार्टनर लोन का। बाहर का लोन है वो चुका देंगे। दिस इज बिकॉज द पार्टनर लोन इज टू बी पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, ये सेक्शन 48 में आप पढ़े ना, सेक्शन 48 में। बट देयरफॉर पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल आर आल्सो ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन, नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, ये एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट होती है सीधा सीधा हम पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दे। दोज अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग एंट्री, फॉलोइंग एंट्री शुड बी पास्ड। ये आपने कितने तरह का प्रोविजन हो सकता है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल में। अगले दिन हमारी चर्चा चलेगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड पे क्या होता है, फिर उसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के बाद भी 4-5 एंट्री है वो बता देंगे, वो ऐसे आपको पता भी है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। बस इसके बाद में रियलाइजेशन का फॉर्मेट आज आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है। रीवैल्यूएशन बार बार तरुण बोल रहा था तो उसको ध्यान में रख करके हमने बना दिया है कि रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे पढ़ लेना, आइंदा से गलती से भी इसमें डिसोल्यूशन में रीवैल्यूएशन नहीं बोलना। रीवैल्यूएशन हम बनाते हैं जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है वहां बनता है, फर्म में नहीं, ठीक है ना। फिर पार्टनर के लोन के बारे में बताया गया, अगले दिन ये चर्चा चलेगी पार्टनर के लोन को कैसे चुकाते हैं। और लास्ट आइटम आपका चलेगा कैश बैंक अकाउंट बना के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है, वो कहाँ है भाई, तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ दिखा नहीं मुझको, अच्छा कुछ है वो हम दिखा देंगे, है ना। 5-6 केस है, कहीं हमने छोड़ दिया क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस। हाँ इधर देखो पेज नंबर 3 में दाएं तरफ पॉइंट नंबर 5 दिखा है ना, दिख रहा है, रियल फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मिला, तो ये पॉइंट हम लोगों का नेक्स्ट डे का चर्चा का पॉइंट है। और मेरे को लगता है आधा घंटा और लगेगा रूल बताने में, रूल बता करके फिर हम लोग सम्स को सुनेंगे। कुछ कुछ जगह नोट्स लिखा हुआ है लाल लाल कलर से, वो नोट्स भी बताएंगे कि क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, उसके बाद सवाल शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग का क्लास थोड़ा लंबा है, 3 घंटे का क्लास है, 3 नहीं तो 2-2.5 घंटे का तो क्लास लेंगे ही, क्योंकि 11 वाले आने वाले नहीं है, तो तुम लोगों का क्लास थोड़ा लंबा लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।